जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। सभी लाइव आ जाओ, लाइव आ जाइए जल्दी से। क्या हाल है सर? बढ़िया है भाई। गुड आफ्टरनून सर एंड हैप्पी संडे। संडे। हमारे लिए संडे मंडे सब सारा दिन एक ही जैसा होता है, और आप लोगों के लिए भी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को, अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कल पार्टी कर रहे थे। सही बात है, कल पार्टी हो रही थी। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 27 पे आ जाओ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, चलिए तो सवालों को देखते हैं। सवाल में कहा गया है इन ट्रायंगल एबीसी एडी जो है वो क्या है? एडी हमारा मीडियन है, और जी जो है पॉइंट है एडी के ऊपर इस तरीके से कि एजी और जीडी को 2:1 में बांटा है। तो एबीजी और एबीसी का एरिया हमसे पूछा गया है। ये सवाल आसान है, बताओ। ठीक है, आसान है, इसमें कुछ करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल कह रखा है कि एक हमारा ट्रायंगल एबीसी आपको लेना है, तो आपने कहा ठीक है सर, हम एक त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द मीडियन एंड वी नो दैट एडी एक मीडियन है, देन इट विल बाइसेक्ट द साइड बीसी इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अ मीडियन बाइसेक्ट द साइड बीडी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक, a median bisect a median AD bisect side BC into 2 equal parts, where G is the point, on AD. G is a point on AD such that AG is to GD is ratio 2:1. AG और GD का जो अनुपात है वो 2:1 है। Then triangle ABG and triangle ABC. Triangle ABG and triangle ABC. What is the ratio of area of triangle ABG and triangle ABC? बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे सवाल बहुत आसान है। आपको जैसे पता है कि जिस अनुपात में हमारा बेस होता है उसी अनुपात में हमारा क्या होता है? एरिया होता है। अगर ये 2 है और अगर ये 1 है तो इसका एरिया भी 2 यूनिट होगा, और इसका एरिया कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट होगा। जैसा कि डी हमारा मिड पॉइंट है, तो डी जो है वो बीडी और डीसी बराबर होंगे, यानी इनके बेस का रेशियो 1:1। इसका एरिया कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तो अगर यहाँ पर इसका एरिया 3 यूनिट है, मुझे बताओ, अगर इसका एरिया 3 यूनिट है यहाँ पर, तो इसका भी एरिया कितना यूनिट होगा? 3 यूनिट होगा। यानी अगर हम बात करें पूरे ट्रायंगल ए बी सी की, तो पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया 6 यूनिट, उसमें ट्रायंगल ए बी जी का एरिया 2 यूनिट। यानी हम बात करें तो यहाँ पर अनुपात जो रेशियो की बात है, तो इट इज 2:6। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 1:3। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है कि ये 2:1 में इनका बेस है, तो 2:1 में एरिया होगा। पूरे ट्रायंगल का एरिया 3 यूनिट, तो इस आधे साइड का एरिया 3 यूनिट, तो बचे हुए आधे का भी एरिया 3 यूनिट, यानी पूरे ट्रायंगल एबीसी का 6 यूनिट, जिसमें एबीजी का 2 यूनिट, तो 2/6 कितना होता है? 1/3 होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर ट्रायंगल में कि अगर हम उनके तीनों के मिड पॉइंट को जोड़ दें यहाँ पर, और अगर हम ओ जो है हमारा सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, तो उस केस में हमें जो एफ ओ ई का जो एरिया होगा पूरे ट्रायंगल एबीसी के एरिया का कितना पार्ट होगा? तो 1/12। ये पिछले क्लास में मैंने आपको प्रूफ बता दिया था, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा, तो पॉइंट नंबर 6 का प्रूफ हमने बताया था। अब जरा एक बहुत अच्छा पॉइंट सीखिए, पॉइंट नंबर 7 जो आपके शीट में दिया है। पॉइंट नंबर 7 में क्या कहा है? पॉइंट नंबर 7 में कहा है कि देखिए, अगर आप तीनों मीडियन को ज्वाइन करते हैं, एडी को भी, बीई को भी और सीएफ को भी, और जब तीनों मिड पॉइंट तीनों के तीनों मीडियन आपके कहां पर जुड़ते हैं? जी पर। जहां पर तीनों मीडियन बाइसेक्ट करते हैं उसको इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं और हिंदी में केंद्रक कहते हैं। वेयर ऑल द 3 मीडियंस बाइसेक्ट ईच अदर, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड in English and
केंद्रक इन हिंदी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा एग्जामिनर बहुत अच्छा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे क्या करता है, यहाँ पर ये पूरे एडी का लंबाई दे देता है, बोलता है ये जो एडी है आपका, ये एडी 12 सेंटीमीटर है। और आपका एग्जामिनर कल के दिन एजी का मान पूछ सकता है कि बताओ ये एजी जो होगा वो कितना होगा, या फिर जियो, या फिर आपसे जियो का भी मान पूछ सकता है कि ये जियो कितना होगा। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जानना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जानना, ठीक है। हमें क्या जानना है, तो देखो आपको सिंपल एक बात समझना होगा, ठीक है। आपको सिंपल एक बात समझना होगा यहाँ पे, ठीक, कि जैसे जब हम एक ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं, यहाँ पे जब हम एक ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जब हम एक ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं जहां पर डी जो है हमारा मीडियन होता है, ये जो एडी हमारा मीडियन होता है, और यहीं पर कहीं एक जी नाम का पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। जी कौन सा पॉइंट होता है, सेंट्रोइड होता है, जहां पर सभी मीडियन से एक दूसरे को काटते हैं, जहां से ये भी आपको गुजरता है, आपको ये भी पॉइंट गुजरता है। तो जो ये जी नाम का पॉइंट बनता है ना बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है, केंद्रक कहते हैं। अब सवाल में क्या होता है कि आपको फिर ये दोनों पॉइंट को भी जोड़ दिया जाता है, जो अगर आपके ये दोनों पॉइंट है तो इनको भी जोड़ दिया जाता है, और इस पॉइंट को हमारा एच कहा जाता है कि भैया ये एच हो गया आपका। तो सवाल में आपका किसका किसका रेशियो पूछता है, पहले पूछता है ए एच, एच जी, ठीक है, और जी डी। ये आप मुझे इन तीनों का रेशियो बताओ, ए से एच से जी से डी, ठीक है। तो एक पल के लिए आप ऐसे समझो कि मान लो कि अगर हम इस तीनों मिड पॉइंट को यहाँ जोड़ देते हैं, अगर हम इस तीनों मिड पॉइंट को जोड़ देते हैं तो आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि जो ये जी जो है ना, ये सेंट्रोइड है किस ट्रायंगल का, ए बी सी का, और यही जी सेंट्रोइड बन जाता है हमारे ये वाले ट्रायंगल का, हमारे डी ई एफ का ट्रायंगल का सेंट्रोइड। मतलब ये जी दो ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा, दो त्रिभुजों का क्या होगा, माध्यिका होगा। एक त्रिभुज एबीसी का भी होगा, दूसरा डीईएफ का भी होगा, ठीक है, डीईएफ का भी होगा। यानी अगर हम ऐसा कहेंगे कि देखिए अगर ये डीईएफ को, अगर ये डीईएफ का सेंट्रोइड है तो ये 2:1 में बांटेगा, क्योंकि हमें पता है साइड यानी वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक की दूरी 2 यूनिट होती है, तो सेंट्रोइड से साइड तक की दूरी 1 यूनिट होती है, हमेशा 2:1 में बांटता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर। उसी तरीके से अब आ जाइए ट्रायंगल एबीसी में। ट्रायंगल एबीसी में हमें पता है कि ये जितना होता है उसका दोगुना कौन होता है, तो उसका दोगुना उस सेंट्रोइड से लेकर वर्टेक्स तक की दूरी होती है। यानी अगर ये 2 यूनिट होता है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, 4 होगा। उस 4 में ये जनाब अगर 1 है तो बचा हुआ जनाब ये कितना होंगे, तो ये 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। मेरी बात समझ में आ गया। तो आप सीधा का सीधा ए एच, एच जी और जी डी का आंसर लिख सकते हैं। ए एच कितना यूनिट है, तो 3 यूनिट है। एच जी कितना यूनिट, तो 1 यूनिट। और ये जो जी डी है वो कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं 312 या 312 नंबर की बस, ठीक है। यहाँ से ए से 312 नंबर की बस चलती है और वो कहाँ तक पहुंचाती है, डी तक पहुंचाती है। 312 ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। 312 ध्यान रखना है हमें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। क्लियर है, बता दो जल्दी से। अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, ठीक। और अगर ये 2 है तो हमारा ये पूरा 4 होगा, जिसमें ये 3 होगा। तो 3 1 2 हमें याद रखना है, 3 1 2 3 1 2 3 1 2। यानी अगर हमारा कल के दिन पूरा का पूरा एडी का लेंथ, जैसे कि मैंने आपको इस सवाल में कहा था कि इफ एडी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजी। जैसे आपको सवाल मिले, आप बोलेंगे सर 312 नंबर की बस पकड़नी है, 6 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 6 यूनिट का मान 12 दे रखा है, तो हमसे 3 यूनिट का मान पूछा है। अगर 6 का मान 12 तो 1 का मान 2, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 का मान 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो जी है ये 1 यूनिट है, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। कल के दिन हमसे अगर ओडी भी पूछे तो ओडी कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से तीनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। 3 1 2 3 1 2 3 1 2 हमें ध्यान रखना है, कोई समस्या की बात यहाँ पे। इसलिए सारे पॉइंट यहाँ पर आपके शीट में बकायदा लिखे हुए हैं अच्छे तरीके से। ईच एंड एवरी पॉइंट इज मेंशन्ड इन योर शीट एंड यू हैव टू लुक ओवर इट, ठीक। एजी रेशियो जीओ बराबर बीएच रेशियो एचओ बराबर जीआई सीआई रेशियो आईओ बराबर 3:1। अब बोलेंगे कि सर आज इंग्लिश इतना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनरोल हुए हैं जो साउथ इंडिया से हैं। कोई बैंगलोर से है, कोई आपको जो है चेन्नई से है, कोई आपको तमिलनाडु से है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट से काफी साउथ इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं हमारे कोर्स में, हमारे साथ हैं, जिनको थोड़ा सा हिंदी में काफी प्रॉब्लम होता है। इस वजह से हमने कोशिश की है कि हम उनके लिए थोड़ा सा जो है इंग्लिश में भी कन्वर्सेट करेंगे, ताकि उनके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं।
दूसरे पॉइंट की तरफ, ये सभी बातें मैंने आपको पढ़ा रखा है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, आ जाइए पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 28। एग्जाम्पल नंबर 28 को देखिए क्या कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 28 में कहा गया यदि बी एंड सी एफ आर टू मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड जी इज द सेंट्रोइड, देन एफ ई कट्स ए जी एट ओ, ओ जी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए ओ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया देखो दो मीडियन दे रखा है हमें, दो मीडियन हमें दे रखा है। पहली बात तो हम ट्रायंगल की बात माने तो ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी है। फिर उसके बाद हमसे कहा गया बीई और सी एफ, ये जो बी हो गया यहां से लेकर यहां तक, और ये जो सी एफ हो गया यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों के दोनों क्या है, मीडियंस है, माध्यिका है। ठीक, और यहाँ पर जो जी है हमारा, जी क्या है, सेंट्रोइड है। जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एफ ई कट्स ए जी एट ओ। अब आप देखेंगे तो एफ ई जो है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ये जो एफ ई वाला पॉइंट है ना, ये ए जी को कहां पर काटता है, तो ये ओ पर काटता है। ये वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओ। ठीक है, ओ वो पॉइंट है जहां पर ए जी और एफ ई क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। अब सवाल में इस ओ के बारे में कहा जाता है कि यदि ओ जी, यदि ये जो ओ जी है ये आपका 2 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताओ ए ओ कितना होगा। आप मुझे बताओ ए ओ कितना होगा। तो हमें पता है कि 3 1 होता है, 3 1 होता है, यानी ये 2 है तो ये जनाब कितने होंगे, बोलोगे सर दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बिकॉज AO and OG are always in the ratio, AO and OG are always in the ratio of 3:1। अगर हमारा OG का मान 2 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमारे 3 यूनिट का मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ये बात हमें ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू, क्या ये आपको क्लियर है, अच्छे से बता दीजिए। ठीक है, इज इट क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि सवाल में हमसे क्या कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए, पॉइंट नंबर 8 आपके शीट में। पॉइंट नंबर 8 देखिए, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 देखिए, पॉइंट नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में कहा यदि 3 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इफ 3 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 4/3 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल कंसिडरिंग द मीडियन एज अ साइड। अब देखो आपका एग्जांपल क्या होता है। ठीक है, संदीप कहते हैं सर वी आर ऑल्सो फ्रॉम कर्नाटका। आप पढ़ाइए और क्लियर हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब सवाल को देखते हैं। यहाँ पे सवाल हमसे क्या कहा है वो देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमसे 3 मीडियन है, देखेंगे। अब जैसे मानिए आपका ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना है, तो ABC है। ठीक है, इस ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना है, ABC है। और इसी ट्रायंगल के हमारे 3 मीडियन भी बनाए गए हैं। ये ट्रायंगल हमारा ABC है तो इसके 3 मीडियन हो जाएंगे हमारे। मान लीजिए ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा CF हो जाएगा यहाँ पे, और हमारा एक पॉइंट AD हो जाएगा। तो आप जब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इन मीडियंस का जो लेंथ है, जैसे मानो यहाँ पर AD जो हो गया ना, इस AD लाइन को निकालो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका AD हो जाएगा। देखो ये AD की जितनी लंबाई है उसको निकालो। फिर आप यहाँ पर किस लाइन को निकालो, BE लाइन को निकालो। यहाँ पर B और E लाइन को निकालो। ठीक है, उसके बाद फिर आप CF वाले लाइन को निकालो। मान लो आप CF वाले लाइन को यहाँ पर निकालते हो। ठीक, तो जब आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और फिर इन तीनों लाइनों को जोड़कर जो ट्रायंगल बनाओगे उसका एरिया निकालोगे। मेरी बात को समझना, जब आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर, ये सबसे घटिया काम होता है।
एक सेकेंड रुकेंगे, थोड़ा एक स्लाइड में गड़बड़ी हो गया है, थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं मैं उसको। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं, माफ करेंगे। जैसे आप समझिए जो हम बताना चाह रहे हैं, ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो। सवाल में मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखना जरा, समझना मेरी बात को। क्वेश्चन में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया ऐसा, ठीक। और इस ट्रायंगल में आपने जो है हर उस बात को मेंशन किया कि आपका मीडियन कौन सा है, आपका सेंट्रॉइड कहां पर है, देखते चलेंगे। आपने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के आपने 3 मीडियन बनाए यहां पर, और हर बात को यहां पर बकायदा लिखा कि देखो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा ABC है, ठीक। इस ट्रायंगल में हमारे टोटल 3 मीडियन दिए गए हैं, तीनों मीडियन का जो मान है ये हमारा AD है, B है और CF है। कल के दिन माय डियर क्या होता है कि आप AB साइड को लो, AC साइड को लो और BC साइड को लो। तो आपने कहा ठीक है सर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल हो गया हमारा ABC यूनिट, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको ये कहा कि देखो ये जो CF है, इसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। उसी तरीके से जो हमारा BE है, उसका भी कुछ ना कुछ लंबाई होगा। उसी तरीके से हमारा जो मीडियन है AD, इसका भी कुछ ना कुछ लंबाई होगा। तो एक काम करो, जरा तीनों मीडियन को एक साथ यहाँ पर लिख दो। जैसे पहला मीडियन आपका AD हो गया, दूसरा मीडियन आपका BE हो गया, तीसरा मीडियन आपका CF हो गया। इन तीनों को जब आप ज्वाइन करके बनाएंगे, जैसे इसमें किसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, किसी की 6 होगी, किसी की 7 होगी, इस तरीके से करके जब आप तीनों मीडियंस को ज्वाइन करके एक आप त्रिभुज बनाएंगे, तो इन दोनों त्रिभुज का एरिया का अनुपात क्या होगा, इन दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर इफ इसका एरिया अगर 4 यूनिट है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी मीडियन का हमेशा बना हुआ जो एरिया होता है वो 3 यूनिट होता है, ट्रायंगल का बना हुआ एरिया कितना होता है, 4 यूनिट होता है। समझे? जैसे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि इफ, ठीक है, इफ एरिया फॉर्म बाय द मीडियंस, इफ एरिया फॉर्म्ड, ठीक है, बाय द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, इफ एरिया फॉर्म बाय द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 90 centimeter, is equal to 90 centimeter square, then find area of triangle ABC, area of triangle ABC। ट्रायंगल ABC का एरिया बताइए। आपको साफ तौर पे पता होना चाहिए कि देखो अगर माध्यिका से बना त्रिभुजों का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि भैया त्रिभुज ABC हो गया, ठीक है, और मान लीजिए कि इसकी जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया, 4/3। किसका? 4/3, जो माध्यिकाओं से बनी क्षेत्रफल है उसका, यानी 4/3 ऑफ 90। तो हम यहाँ पर काटेंगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया और उसके मीडियंस का एरिया हमेशा 4:3 में होता है। इस 3 का मान हमारा 90 दे रखा है, तो 4 का मान कितना होगा, 4 का मान 120 होगा। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं दोनों केस में, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, दोनों तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि भैया मीडियन से जो भी एरिया बना होता है वो हमेशा 3 यूनिट होता है, ट्रायंगल से जो बना होता है वो 4 यूनिट होता है। 3 का मान 90 है तो 4 का मान कितना होगा, 120 होगा। चलो वो तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपके पेपर में सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज लेंथ्स ऑफ द मीडियन आर 18, 20, 18, 24 एंड 30। आपको क्या कहा जाएगा, आपको मीडियन की लंबाई दे दी जाएगी, ठीक है, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे दी जाएगी। अब उस माध्यिका के लंबाई का इस्तेमाल करके आपको पहले उस माध्यिका के द्वारा बने गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद उस क्षेत्रफल का इस्तेमाल करके आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना होगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, ठीक है, whose corresponding sides are 18, 24 and 30, and then you have to calculate the area of that triangle, and after calculating the area of that triangle you have to calculate the area of triangle ABC by the given formula. So you must know the relationship between the
area formed by the triangle ABC and the area formed by the medians. ओके तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया ये जो मीडियन है, ये मीडियंस के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा. ठीक है, व्हाट इज द एरिया फॉर्म बाय द मीडियंस, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द मीडियंस. सो लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC वेयर द साइड्स आर. ठीक है, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC वेयर द साइड्स आर 18, 24 एंड 30. हम एक त्रिभुज मानते हैं ABC जिसमें जो तीनों भुजाएं हैं वो 18, 24 और 30 हैं. एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन. ठीक है, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल देन यू कैन कैलकुलेट द एरिया बाय द गिवन फॉर्मूला √3/4a square. If the triangle is isosceles then you have the formula for calculating that area. If the triangle is right angle triangle, then you must know the formula of right angle triangle, half into base into height. So first of all check whether it is right angle triangle or not. And how can you check that whether it is right angle triangle or not? Then you have to check it by the ratio of the sides. आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये पता करने के लिए हमें इनके भुजाओं का अनुपात लेना होगा. अगर हम बात करें तो 6 से 3 बार में काटिए, 6 से 4 बार में काटिए, 6 से 5 बार में काटिए. 3, 4, 5 क्या होते हैं? पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं. 3, 4, 5 क्या होते हैं? पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं. देखो ऐसे सवालों में बहुत रेयर ही केस होता है कि एग्जामिनर आपको स्केलेन ट्रायंगल दे दे, क्योंकि वहां पर एरिया फिर हेरोन्स फार्मूला से निकालना पड़ेगा जो बहुत लंबा हो जाएगा. तो एग्जामिनर भी कोशिश करता है बच्चे को थोड़ा आसान सवाल दिया जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही देता है हमेशा, ताकि आप एरिया आसानी से निकाल पाओ. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये 18 हो गया, ये हमारा 24 हो गया, ये हमारा 30 हो गया. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो इसका एरिया क्या होगा यहाँ पर? तो आप बोलेंगे सर इसका एरिया हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 18 इंटू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा. 2 से काटेंगे तो 12 बार में. ठीक है, 18 का 2 गुना 36 का 6, 3 हाथ में 18 कम 18 और 3 21. इसका एरिया कितना आ जाएगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, मान लो ABC आर द मीडियंस, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मेन ट्रायंगल है, आप ऐसा कह सकते हैं एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, क्योंकि ये तो मीडियंस है, दे आर द मीडियंस, और मीडियंस के द्वारा बना गया एरिया इतना होगा. तो ओरिजिनल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? ओरिजिनल का एरिया हमेशा कितना होगा? तो 4/3 of the area of triangle formed by medians, and area of triangle formed by medians is 216. so आप यहाँ पर काटेंगे 3 से 7 बार में, 3 से 2 बार में. 72 का 4 गुना, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28. 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ गया बात? यहाँ पे समझ में आ गया यहाँ पे बात? ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले हमें क्या करना था? सबसे पहले हमें एरिया बताना था मीडियंस के द्वारा, कि अगर वो मीडियंस बनाते हैं तो उन मीडियंस के द्वारा एरिया कितना होगा. ठीक है, कि वो अगर मीडियन ट्रायंगल बनाते हैं तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे. तो आपने कहा सर वो 216 का एरिया ऑक्यूपाई करेंगे. ठीक है, और ये ऑक्यूपाई 216 का करेंगे, तो सोचो ये मीडियन जिस ट्रायंगल के थे वो कितना ऑक्यूपाई करेगा. तो उसका ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया हमेशा मीडियन के ट्रायंगल का 4/3 होता है, यानी 4/3 ऑफ 216. 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर. प्रीवियस ईयर का आपका ये क्वेश्चन है, पूछा गया है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 30. एग्जाम्पल नंबर 30 को देखिए क्या है. एग्जाम्पल नंबर 30 को देखिए क्या है. एग्जाम्पल नंबर 30 को पढ़िए कि एग्जाम्पल नंबर 30 में क्या दिया गया है. थोड़ा अच्छे से पढ़िए आप लोग, स्लाइड में भी है, आपके शीट में भी है. पढ़िए क्या लिखा हुआ है अच्छे से. एग्जाम्पल नंबर 30 में क्या? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज मीडियंस आर 6, 5 एंड 5. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज मीडियंस आर 6, 5 एंड 5. तो क्या आप बता पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सी that whether check whether the triangle is equilateral or not. If it is not equilateral then check whether it is isosceles or not, and if it is not isosceles then check it is right angle or not. Why we have to check isosceles, equilateral or isosceles, equilateral or right angle? Because we have the direct formula to calculate the area of these triangles. Else if this triangle do not underlie these following triangles then we have to calculate the area by Heron's formula. कहने का मतलब अगर ये तीनों त्रिभुज में नहीं होंगे ना तो फिर हमें हेरोन्स फार्मूला
लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि पहले हम चेक करें कि ये इक्विलेटरल है कि नहीं है, राइट एंगल है कि नहीं है, आइसोस्केलेस है कि नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई एक आ जाते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। नहीं आते तो बाद में हीरोन्स फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है। समझ में आ गया मेरा बात? यानी ये जो ट्रायंगल है ये क्या आइसोस्केलेस है। कैसा ट्रायंगल? आइसोस्केलेस है, जहां पर आपको दिया जाएगा कि देखो नॉन इक्वल साइड 6 है और बाकी दोनों भुजाएं कितनी है? 5 है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा मेरे भाई? तो आपको हमेशा एक बात पता है, क्या पता है बताइए जल्दी से। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? दोबारा से रिवाइज करवा दें आपको। तो देखो ये जो आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, जहां पर इक्वल साइड्स को हम ए मानते हैं, नॉन इक्वल साइड्स को हम बी मानते हैं। हमें पता है आइसोस्केलेस में जब हम एक मीडियन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब हम एक एल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी b/2 में ये बांटता है। तो अगर हमें यहाँ पर ए बी सी का एरिया निकालना है तो वो होता है हाफ इंटू जो हमारा बेस है कितना हो जाएगा बी, और इंटू हमारा ये हाइट AD। ये अगर पॉइंट डी हम बना ले यहाँ पर तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये हाइट हमें निकालना है, हमें किसका मान निकालना है? AD का। तो AD का जो मान होता है वो कितना होता है? तो AD का जो मान होता है आपको पता, हाइपोटेनस से बेस का स्क्वायर घटा दीजिए, यानी A² - B²/4, और इसका क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। तो हमें पता चलेगा 4A² - B² डिवाइडेड बाई 4 का क्या करना है? रूट करना है। जिसको फर्दर करेंगे तो बोलेंगे सर 4A² - B²/2, और इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। यही वैल्यू यहाँ पर चिपका देंगे, किसके जगह पे? BD के स्थान पे। तो जब BD के स्थान पे इसको हम चिपकाएंगे तो बोलेंगे 4A² - B², और इसका रूट लगाकर कितना कर देंगे मेरे भाई? 2 कर देंगे। जिसके कारण ये जो वैल्यू आएगी B/4 रूट अंडर 4A² - B²। B/4 रूट अंडर 4A² - A²। You have to learn the end result, not the derivation. Okay? आपको क्या करना है? आपको जो है एंड रिजल्ट ध्यान रखना है। एंड रिजल्ट अगर आपको ध्यान रहता है तो काम आसान हो जाएगा, आपको पूरा फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना। ठीक है, सॉरी, आपको एंड रिजल्ट ध्यान रखना है, पूरा डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना। तो जो एरिया होता है वो कितना होता है? B/4 रूट अंडर 4A² - B²। B/4 रूट अंडर 4A² - B²। जो B है वो कितना है? तो 6 है, यहाँ पर 4 हो गया। ए का मान कितना है बताओ? तो ए का मान 5 है। 5 × 5 25, 25 होके कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। बी का मान कितना है? 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 100 में से 36 गया तो 64 आएगा। 64 का रूट 8 होता है, यानी 6/4 इंटू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो इसका एरिया कितना आया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हमें ओरिजिनल एरिया पता करना है ट्रायंगल का कि ओरिजिनल एरिया क्या है, तो हमें पता है ओरिजिनल एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू 4/3 द एरिया फॉर्म बाय द मीडियंस। 4/3 द एरिया फॉर्म बाय द मीडियंस, यानी इंटू 12 करेंगे। 3 से काटा हमने 4 बार में, तो एरिया हमारा कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या था? करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो एक हमने देखा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हमारे मीडियंस राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमारे मीडियंस जो हैं वो आइसोस्केलेस बनाते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको एक और बात यहाँ पर हम बता दें, तो यहाँ पर जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल शॉर्टकट भी होता है, और वो शॉर्टकट क्या होता है वो देख लीजिए। एक सीधा शॉर्टकट हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक सीधा शॉर्टकट लगा सकते हैं। ठीक, बड़े ध्यान से समझिएगा। सीधा का सीधा ओरिजिनल एरिया आप निकालेंगे, सीधा का सीधा आप ओरिजिनल एरिया निकालेंगे, और ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा? तो 2/3 इंटू MA इंटू MB। 2/3 इंटू MA इंटू MB। अब बोलोगे सर ये MA MB है क्या? तो MA MB का मतलब हो गया, ठीक है, वो मीडियन जो बेस बना रहा है और वो मीडियन जो एल्टीट्यूड बना रहा है। समझ में आ गया बात? कैसे ये 2/3 MA MB आया? तो देखो ओरिजिनली में क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये हम किसका एरिया निकालते हैं? तो मीडियन का। और फिर इस एरिया का हम कितना कर देते हैं? तो इस एरिया का हम 4/3 कर देते हैं। जब हम इसको 2 से काटते हैं तो हम बोलते हैं सीधा हमें 2/3 बेस इंटू हाइट। तो हमें याद रखना है कि जब कोई मीडियन दिया गया होगा 2/3 इंटू वो मीडियन जो बेस बना रहा है और वो मीडियन जो
ठीक है, हाइट बना रहा है, वो मीडियन जो बेस बना रहा है, वो मीडियन जो हाइट बना रहा है, उसका 2/3 गुना कर देंगे, सीधा 288 आ जाएगा। चेक कर लो, 2/3 इंटू यहाँ पर 18 और 24 लेना है। 2/3 इंटू 18 इंटू कितना हो गया 24, 3 से काटेंगे 6 बार में 12, 12 इंटू 288 आ जाएगा। 12 इंटू 24 कितना आ जाएगा 288। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, अगर कोई मीडियन राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है तो उसका एरिया तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका 4/3 कर दो, और नहीं तो सीधा याद रखो 2/3 MB इंटू MH, 2/3 MB इंटू MH। ठीक है, क्लियर है, बता दीजिए। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान है, बहुत अच्छे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आपसे क्या कहा गया है, पॉइंट नंबर 10 को देखिए। पॉइंट नंबर 10 आपसे क्या कहा गया है, एग्जाम्पल 30 खत्म हो गया, पॉइंट नंबर 10 को देखिए। पॉइंट नंबर 10 बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बहुत अच्छे तरीके से बातें कही गई हैं। जरा पढ़िए आप अपने शीट में क्या लिखा गया है। कहा गया द मीडियन फ्रॉम, ठीक है, साइड्स ऑफ इट लेंथ B and C आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करिए, जब हम आपको सिमिलैरिटी पढ़ा रहे थे और सिमिलैरिटी में हम राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, तभी हमने आपसे एक बात कही थी कि याद करिए कि आगे चलकर मैं आपको एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा जहां पर मीडियंस 90 डिग्री बनाएंगे और वहां पर एक रिलेशन निकलेगा। अगर आपको नहीं ध्यान होगा तो दोबारा से हम एक बार उस पॉइंट्स को रिवाइज करवाते हैं जो हमने आपको कहाँ पढ़ाया था। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाया था। याद करो वो दिन जब आप पढ़ा करते थे राइट एंगल ट्रायंगल की कितनी प्रॉपर्टी, एक बार देख लो। ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कि अगर हमारा एक ट्रायंगल ABC है, सारी की सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करवा दे रहा हूं, मुझे पता है ना आप सभी नालायकों वाला काम करते हो, एकदम भूलते हो, पढ़ते पढ़ते हो नहीं, पीछे का रिवीजन करोगे नहीं, और डांट तो सुनोगे ही सुनोगे। तो एक बार डांट सुन लो क्या जा रहा है। आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बताई थी, जहां पर ये जो AD है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करवा दे रहा हूं, जहां पर ये जो BD है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AC के ऊपर। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने जानी थी वो ये जानी थी कि AD का जो स्क्वायर होता है मेरे भाई, ठीक है, AB का जो स्क्वायर होता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हमने जाना था सेम तरीके से कि BC का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, BC का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, CD यानी छुटकू इंटू पूरा का पूरा बड़ा वाला। फिर प्रॉपर्टी नंबर C हमने जाना था इन दोनों का रेशियो, कि हमें पता है कि अगर हमें AB अपॉन BC का, ठीक है, AB अपॉन BC का साइड जानना है तो AC से AC हमारा खत्म हो जाएगा और ये हमारा AD अपॉन CD का क्या हो जाएगा, देखो इनका स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा AD अपॉन CD के। A और B को आपस में भाग कर दीजिए तो AC और AC आपका कट जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बराबर AD अपॉन CD। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी हमने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद होगा तो, कि जो आपका जो BD का स्क्वायर है, ये जो BD का स्क्वायर है ये बराबर होगा AD इंटू कितना के, तो AD इंटू CD के। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। उसके बाद पढ़िए प्रॉपर्टी नंबर 5। उसके बाद पढ़िए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको क्या पढ़ाया था, जरा ध्यान दो। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको पढ़ाया था कि 1 अपॉन जो BD का स्क्वायर है बराबर होगा 1 अपॉन AB का स्क्वायर जमा 1 अपॉन BC का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि AB इंटू BC बराबर होगा AC इंटू किसके, AC इंटू BD के। ये कुल मिलाकर 6 बातें आपको बताई थी। ठीक, याद है, कोई समस्या की बात यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने आपको एक और प्रॉपर्टी बताया था और वो भी प्रॉपर्टी ध्यान रख लो। ठीक है, मुझे पता है ना आप लोग कम पढ़ाई करते हो आजकल। तो ये भी प्रॉपर्टी बताई थी कि जब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखते चलो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम कितना है, A है, B है और C है, और यहाँ से कोई भी पॉइंट हम यहाँ डालते हैं, आप यूं कह लीजिए ये मीडियन ही है मान लीजिए, और यहाँ से कोई भी पॉइंट हम यहाँ पर डालते हैं मान लीजिए CF। तो यहाँ पर बड़ा प्यारा एक रिलेशन बना था। पहला रिलेशन जो हमें बना था वो हमारा ये बना था, ठीक है, कि 4 गुना किसका स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, ठीक, 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ किसका, तो 5 टाइम्स ऑफ हमारा AC स्क्वायर। ये बात हमें ध्यान है, कोई समस्या की बात। फिर इसी का इस्तेमाल करके हमने पॉइंट नंबर B भी लिखा था। पॉइंट नंबर B हमने क्या लिखा था, पॉइंट नंबर B हमने लिखा था यहाँ पर कि जो AD का स्क्वायर है, ठीक है,
समझते चलेंगे यहाँ पे। अगर मानिए कि अब हमें जो रिलेशन लिखना है वो किसके साथ लिखना है, एफडी के साथ लिखना है। अब हमें जो रिलेशन लिखना है वो किसके साथ लिखना है, एफडी के साथ। और अगर हमारा जो ये डी है ये मिड पॉइंट है, और अगर हमारा एफ जो है ये मिड पॉइंट है, समझ में आ गया बात। तो यही वाला फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता था, किस में कन्वर्ट हो जाता था कि एडी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ एफ डी के स्क्वायर के। बस कुछ नहीं होगा, यहाँ का 4 गायब हो जाएगा और एसी के स्थान पर कितना आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। ये भी पॉइंट हमने आपको बताई थी, ठीक है। ठीक, कोई समस्या की बात। You have learned that first of all, in a right angle triangle, if AD and CF are the medians, or D is any point on BC and F is any point on AB, then there are two formula for these these types of triangle. The first formula is that 4 times of AD square plus CF square is always equal to 5 times the hypotenuse square, and the second formula is that AD square plus CF square is equal to 5 times of FD square. Okay, so these were the two formulas which we have learned in the exercise of types of triangle, but again you have to learn a new formula for centers of triangle, especially in the case of median, and these questions are asked in your exam. ठीक है, these questions are asked in your exams, and the type of questions are, see, it is not a type of right angle triangle. You have to draw a triangle. It may be right angle triangle or it may not be a right angle triangle. It doesn't depend upon the angle. ये right angle triangle हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इसमें important बात है वो क्या है कि इसकी जो medians हैं, इसकी जो माध्यिकाएं हैं, ये आपस में 90 का कोण बनाएंगे। ये जो माध्यिकाएं हैं ये आपस में कोण बनाएंगे 90 का, जहां पर ये हमारा मीडियन AD होगा और ये मीडियन हमारा मान लीजिए C होगा। तो अगर इनके मीडियंस आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ना, अगर इनके मीडियंस आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यही बात यहां पर लिखा गया है कि द मीडियन फ्रॉम साइड ऑफ ए लेंथ B and C आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 5A स्क्वायर। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 5A स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5A स्क्वायर। बी और सी लंबाई की भुजा की माध्यिकाएं एक दूसरे पर लंब होंगी यदि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 5A स्क्वायर। मतलब यहां पर हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो AD का स्क्वायर है और यहां पर EC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर के, 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर के। ये बात हमें ध्यान रखना है। AD प्लस CE बराबर 5AC स्क्वायर। अब आप लोगों को देखो कहां पर कंफ्यूजन होगा वो बता दे रहा हूं। यहां पर आपने पढ़ा तो पढ़ा AD और CE 5AC स्क्वायर के बराबर, और यहां ठीक है CF है ना, इसको CF नाम इसको भी दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। AD प्लस CF मान लो, यहां पर इसको CF का नाम दे दो, ठीक है। यहां पर आपने पढ़ा कि AD और CF जो है वो 5 गुना है AC स्क्वायर के, और पीछे आपने पढ़ा था AD प्लस CF 5 गुना है AC स्क्वायर के, लेकिन इसके साथ 4 मल्टीप्लाई था। तो दोनों में फर्क है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसके साथ 4 को गुना कर देंगे, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसके साथ 4 को गुना कर देंगे। लेकिन जब यही ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना होकर वो 90 डिग्री भुजाओं के बीच ना बन के माध्यिकाओं के बीच बनेगी, मीडियंस के बीच बनेगी, ठीक है। इफ द 90 डिग्री इज फॉर्म्ड बिटवीन द मीडियंस नॉट बिन विद द साइड, तो जो हमारा फॉर्मूला था ना, पीछे हम फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, पीछे फॉर्मूला पढ़ते थे 4 टाइम ऑफ AD का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बस ये यहां से 4 जो है ये गायब हो जाएगा, ये 4 जो है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखो, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रखते हैं। और इतना कंफ्यूजन अगर ये क्रिएट करके रखेंगे तो आपको कैसे आसान करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको इसको जॉट डाउन करना है पेपर में। जॉट डाउन का मतलब नोट करेंगे और ले जाकर दीवार में वहां चिपका देंगे जहां पर आपसे हमेशा गुजरते रहते हैं। तो आपको ये सभी बिंदु जो है वो याद हो जाएंगे। ये सभी चीजें मेंस में पूछी जाती हैं, प्री में भी पूछी जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। टोटल तीनों एक साथ मैंने लिख दिया है, पहली 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे, फिर बाकी 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे, और यहाँ पर फिर एक सिंगल प्रॉपर्टी। इन तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर इस बार के प्री में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, CGL 2020 में, CHSL 2020 में, और गारंटेड होता है कि मेंस में एक सवाल तो उठाकर देगा ही देगा। इस तीनों प्रॉपर्टी से अगर जिस भी मेंस में सवाल नहीं आया समझो पेपर बेकार है, ठीक है। क्लियर है, बता दो। तो चलो
यहाँ पर यही बात है, पॉइंट नंबर 10 आपका बोला गया है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 31 में। एग्जाम्पल नंबर 31 को देखिए जरा, क्या कहा गया है। एक ट्रायंगल आपका एबीसी है और उसके 3 मीडियंस हैं, ठीक है। बी और सी 2 मीडियन है और वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। याद रखो, साइड्स परपेंडिकुलर नहीं है, मीडियन परपेंडिकुलर है। इन दिस क्वेश्चन द साइड्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। द मीडियंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो यू हैव टू नोट ईच एंड एवरी पॉइंट इन योर माइंड, ओके, देन ओनली यू विल अप्लाई द करेक्ट फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया वो ट्रायंगल ऐसा भी, देखो आप सोच रहे हो ना कि ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा, मेरे भाई जरूरी नहीं है ये ट्रायंगल ऐसा बने। ये ट्रायंगल आपका एबीसी ऐसा भी बन सकता है, इस बात को ध्यान देंगे। आपका ट्रायंगल एबीसी ऐसा भी बन सकता है जहां पर आपका जो सीएफ है यानी ये मीडियन, और आपका दूसरा वाला जो है, मान लो यहां पर एडी है या फिर आपका बीएफ है ऐसा मीडियन, और इनके बीच में 90 बने। ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में 90 बने। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है, जैसे मानिए ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सीएफ हो गया, तो हमें ध्यान रखना है कि मीडियन के द्वारा बना गया साइड यानी दोनों मीडियन का स्क्वायर सीएफ स्क्वायर प्लस बीई का जो स्क्वायर है, सीएफ स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा 5 गुना इस 90 डिग्री के सामने वाले स्क्वायर का 5 गुना, ठीक है, यानी 5 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। तो दोनों केस में मीडियंस के स्क्वायर का सम बराबर होगा 5 गुना सबसे बड़ी वाली साइड के यानी 90 डिग्री के सामने वाले के यानी बीसी स्क्वायर के, ठीक है। क्लियर है हमें ये बात। तो सेम तरीके से यहाँ पर हमें जो एग्जांपल नंबर 31 है जो हमारे पेपर में आया है, बोला गया है कि मान लीजिए कि आपने एक ट्रायंगल बनाया, तो हमने कहा ठीक है सर ये हमारा ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी में हमसे क्या कहा गया, बी और सीएफ, मान लो यहाँ पे बी है और यहाँ सीएफ है, दोनों मीडियन के बीच में कितने का कोण है, तो यहाँ दोनों मीडियन के बीच में 90 का कोण है। सवाल में कहा गया है कि AB का मान आपको कितना लेना है, तो AB का मान आपको 19 लेना है, ये आपको साइड 19 लेना है, ठीक है। AC का मान आपको कितना लेना है, तो 22 लेना है। और हमसे कहा गया ये BC का मान कितना होगा ये बता दो, ये BC का मान कितना होगा ये बता दो, ये BC का मान कितना होगा ये बता दो। तो हमें पता है कि 19 का स्क्वायर जमा, ठीक है, 1 मिनट माफ करेंगे, 19 का स्क्वायर जमा 22 का स्क्वायर बराबर होगा 5 गुना ऑफ BC का स्क्वायर के। 1 मिनट करेक्ट कर लेंगे, पीछे जो बातें मैंने बताई थी यहाँ पर इसको करेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो BC है ना, यहाँ पर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ पर ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करेक्ट ये करना पड़ेगा कि हमें मीडियन के लंबाई के स्थान पर हमें साइड की लंबाई लेनी थी। AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर बराबर होता है 5 टाइम्स ऑफ AC के स्क्वायर के। और यहाँ पर ये जो आप ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हो सेम तरीके से कि AB का स्क्वायर जमा, चाहे ट्रायंगल हमारा ऐसा बने चाहे ट्रायंगल हमारा ऐसा बने, दोनों केस में हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। पीछे वाले फॉर्मूला से थोड़ा सा हटकर है, बस ध्यान रखना है। थोड़ा सा करेक्शन करेंगे फॉर्मूला में, मैंने गलती से यहाँ पर साइड की लेंथ लिखनी थी, उसके जगह पर मैंने मीडियन का लेंथ लिख दिया था, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर रखना है। फिर से दोबारा से देख लीजिए, फॉर्मूला को इंप्रोवाइज करवा दिया है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर के, बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर के, 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर के। क्लियर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। इसी वजह से यहाँ पर 19 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ BC के स्क्वायर के। 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 361 होता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 484 होता है। इसको करेंगे भाग 5 से, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा किसका, BC का स्क्वायर के, ठीक है। 4 1 5 8 6 14, 4 3 7 1 8, 845 बटे 5 बराबर किसका स्क्वायर है, तो BC का स्क्वायर है भाई। काट लो यहाँ पे, 5 एकम 5 हो गया, 34 हो गया, तो 5 36, 5 9 45 बराबर BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो BC का लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 इज द करेक्ट आंसर। दोबारा से समझ लेंगे, यहाँ पे दोबारा से समझा देता हूँ एक बार। ये ट्रायंगल में कोई दिक्कत है, सारे के सारे 6 पॉइंट आपके सामने लिखे गए हैं, 6 पॉइंट को ध्यान रखना है। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा कि राइट एंगल ट्रायंगल ही हो, अगर यहाँ पर दोनों मीडियन बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है लिखने का, तो हम जानते हैं कि दोनों मीडियन के लेंथ का 4 गुना 5 गुना होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के, या फिर मीडियन के लेंथ का स्क्वायर 5 गुना होगा यहाँ पर FD स्क्वायर के। और फिर तीसरा प्रॉपर्टी हमने जाना कि अगर हमारे मीडियंस 90 डिग्री पर, अगर हमारे
मीडियंस 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो उस केस में हमें मीडियंस की लेंथ नहीं लेनी है, हमें साइड की लेंथ लेनी है। इस वाले प्रॉपर्टी में हमें मीडियंस की लेंथ लेनी थी और इस वाले प्रॉपर्टी में हमें साइड की लेंथ लेनी है। परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर तो नहीं कह सकते, ये जो मीडियन है जिस भुजा से बना है, किस भुजा पर बना है, AB पर, और ये जो BE मीडियन है ये किस पर बना है, AC पर। तो जिन पर ये बनेंगे उन साइडों का स्क्वायर ऑफ लेंथ बराबर होगा 5 गुना उसका जिस पर ये नहीं बनेंगे यानी BC पर। क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ? चलो, तो एग्जाम्पल भी ये क्लियर हो गया हमारा 31 के बाद आ जाओ 32 नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, 32 नंबर एग्जाम्पल में कहा है कि इफ AD बी द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड O इज द सेंट्रोइड। ठीक, तो हमें क्या बनाना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल का नाम क्या होगा, तो ABC होगा। वी हैव टू ड्रॉ ट्रायंगल ABC वेयर AD इज द मीडियन, AD हमारा क्या है, मीडियन है, एंड O इज द सेंट्रोइड। O यहाँ पर क्या है, तो O जो है हमारा सेंट्रोइड है और सेंट्रोइड 2:1 में बांटता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि A से लेकर O तक हमारा 10 सेंटीमीटर है तो O से लेकर D तक कितना होगा बताओ, हमेशा 2:1 में होता है। ये भी कोई सवाल है बताओ कि ये जो होता है हमारा 2 यूनिट होता है, ये हमारा 1 यूनिट होता है। अगर 2 का मान 10 है तो 1 का मान कितना होगा, 5 होगा, यानी 5 इज द करेक्ट आंसर। 2:1 में बांटता है भाई, 2:1 में बांटता है तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कम ऑन एग्जांपल 33। एग्जांपल 33 पर आ जाइए। 33 में क्या कहा गया है, ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो बनाते हैं भैया समद्विबाहु। ठीक है समद्विबाहु, समान दोनों भुजाएं। ठीक है, समद्विबाहु हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, ABC बना लिया। आइसोस्केलेस है तो वो भी बना लिया। जो हमारा AB है वो AC के बराबर है, ये भी बातें हमने जान ली। दोनों की दोनों लंबाई कितनी है, तो 10 और 10 है, ये भी बातें समझ ली। AD की जो लंबाई है, AD क्या है भैया, तो AD की लंबाई है, AD बराबर 8 सेंटीमीटर इज द मीडियन ऑफ BC। AD जो है यहाँ पर ये BC का क्या है, तो मीडियन है। AD की लंबाई कितनी है, तो 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे बोला गया है बताओ यहाँ जो BC होगा इसका लेंथ कितना होगा, BC जो होगा वो उसका लेंथ कितना होगा। ABC is isosceles triangle with AB is equal to AC is equal to 10 centimeter. The length of the median AD is equal to 8 centimeter. Then the length of BC. क्या आपको मीडियन निकालने का फॉर्मूला बताया है, क्या आपको ये बताया है मैंने क्वेश्चन नंबर, ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला बताओ। किसी भी ट्रायंगल का मीडियन कैसे निकालते हैं, क्या आपको फॉर्मूला आता है? चलो फॉर्मूला नहीं आता है तो भी कोई इशू की बात नहीं है, हमें पता है यहाँ पर कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो मीडियन बनाता है वो कितने का कोण बनाता है, तो 90 का बनाता है। अगर ये 10 है और अगर ये 8 है तो हम यहाँ साफ तौर पर बोलेंगे सर ये ट्रिपलेट होगा। 10 8 है तो ये कितना होगा 6, ये 10 है और ये 8 है तो ये कितना होगा 6। तो इस हिसाब से पूरे BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 × 6 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, मीडियन का फॉर्मूला याद है तो वैसे कर लो, नहीं तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो भी क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। इस कोण को भी बराबर बराबर भागों में बांटता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 34। एग्जाम्पल नंबर 34 क्वेश्चन में कहा है यदि AD BE और CF आपके मीडियन है किसके, ट्रायंगल ABC के, तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, इफ AD BE एंड CF आर द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो जरा बनाते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ABC को बनाते हैं, उनके मीडियंस को बनाते हैं और फिर उनके प्रॉपर्टी को देखते हैं कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें ये कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमने कहा BE मीडियन है भैया, AD हमारा मीडियन है और यहाँ पर हमारा जो CF है वो मीडियन है। इफ AD BE एंड CF आर द मीडियंस, ठीक है, ये माध्यिकाएं हैं किसके, त्रिभुज ABC के। तो कहा गया है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो हमें सबसे पहले कहा गया है कि देखो जो आपके मीडियंस हैं, AD हो गया, हमारा BE हो गया और CF हो गया। ठीक है, क्या इनसे हमारी भुजाओं का जो जोड़ है वो बड़ा होगा। ठीक है, क्या हमारी भुजाओं का जोड़ बड़ा होगा, बताइए। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, क्या हमारी भुजाओं का जो जोड़ है वो बड़ा होगा। तो याद करो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यह हमारा AD BE और CF जो है ये बड़ा होगा हमारे ABC के, या मीडियंस हमारे बराबर होंगे, या ये जो होगा ये बराबर होगा √2 टाइम्स ऑफ AB BC और CA के। बताइए 4 रिलेशन दिए गए हैं, इसमें कौन सा रिलेशन सही है। पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था आपको, बताइए। मीडियंस और साइड के बीच का रिलेशन, मीडियंस और साइड के बीच का रिलेशन, अगर आपको ध्यान होगा तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान होगा तो वापस से आपको लेकर चलते हैं उस पॉइंट पे जहां पर हमने ये सभी बातों को डिस्कस किया था, याद आ जाइए। ठीक है,
आ जाइए जरा उस पॉइंट पे, ठीक है। और साफ तौर पर मैंने यहाँ लिखा भी था कि इम्पोर्टेंट बात है, जरा ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ रिलेशन क्या पढ़ा था। हमने यहाँ पर रिलेशन पढ़ा था कि ए बी और ए सी जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा ए डी के 2 गुने से। हमने पढ़ा था ना कि ये जो ए डी मीडियन है ये कहाँ से बना है, ए से बना है। तो ए से जो बनी 2 साइडें हैं उनका जोड़ हमेशा बड़ा होता है इस मीडियन के 2 गुने से। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था। फिर इस पॉइंट का इस्तेमाल करके जब हमने तीनों को जोड़ा था तो हमें ध्यान में आया था कि हमारे जो तीनों साइडों के जोड़ होते हैं, तीनों साइडों का जो सम होता है वो हमेशा बड़ा होता है तीनों मीडियंस के सम के। यानी द सम ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। वी हैव लर्नड दिस पॉइंट। तो हमारा सेम क्वेश्चन, हमारा जो है सेम प्रॉपर्टी जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। द सेम प्रॉपर्टी इज आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन, देन हाउ कैन वी आंसर द करेक्ट आंसर। ओके, so how we will answer the correct answer for this question? So we have learned that sum of side of a triangle is always greater than the sum of median of a triangle. यानी AB plus BC plus AC, AB plus EC plus AC is always greater than the sum of median AE plus BE plus CF, AE plus BE plus CF। यानी option number A is always correct, that sum of sides is always greater than the sum of medians। Is it clear? चलिए आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 35 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 35 क्या कहा गया है? लेट जी बी द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। मान लीजिए कि हमने यहाँ ट्रायंगल एबीसी बनाया, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रायंगल ए बी और सी, और हमने कहा है कि जी जो है वो ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड है। द मीडियन ए डी एंड बीई, द मीडियन ए डी, ठीक है, एंड द मीडियन बीई कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं भैया? तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखिए इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? तो राइट एंगल का बन रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द एडी एंड द लेंथ ऑफ बी आर 9 and 12 देन द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, बताइए सवाल में। लेट जी बी द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, let G be the centroid of a triangle ABC. The median A and B intersect at right angle if the length AD and BE are 9 cm and 12 cm respectively, then the length of AB। बताइए आप। अब ये सवाल बताइए, आपके सामने है, आपको 2 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, बताइए चलिए। बताया है आपको सब कुछ? बताइए जल्दी से। आंसर आया आप लोगों का? चलिए बहुत अच्छा है। देखिए सबसे पहले क्या जानना है, देखो आप लोगों को है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस कंफ्यूजिंग पॉइंट को मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। जैसे मानिए हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था उस बात को समझिएगा। हमने यहाँ पर ये बातें पढ़ी थी कि अगर हमारा एक ट्रायंगल एबीसी नाम का है,
और इस ट्रायंगल में हमारे क्या है, इस ट्रायंगल में हमारे दो मीडियन है। पहला मीडियन हमारा हो गया बीई और दूसरा मीडियन हो गया हमारा सीएफ। और ये मीडियन आपस में कितने का कोण बनाते हैं, तो ये आपस में 90 का कोण बनाते हैं। एक पल के लिए हम जो है यहाँ पर बी के सामने वाले भुजा की लेंथ को बी मानते हैं, सी के सामने वाले को सी मानते हैं और ए के सामने वाले को हम ए मानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। ये बी पर मीडियन बना है तो इसकी लेंथ को एम बी मानते हैं, ये सी पर बना है तो इसकी लेंथ को एम सी मानते हैं। अगर ए पर जो मीडियन बना होता तो उसको हम एम ए मानते हैं, यानी दीज आर द लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, कोई समस्या की बात। अब आप जरा गौर से एक बात को समझेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी बात है, समझेंगे। अगर आप मुझे बताओ यहाँ पर कि ये जो पूरा का पूरा BC है, ये पूरा का पूरा जो BC है, अगर मैं पूरे BC की लंबाई जो है यहाँ पर, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट जो है मान लीजिए O पर इंटरसेक्ट करते हैं, अगर ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो है या G पर इंटरसेक्ट करते हैं, G जो होगा इसका क्या होगा, G इज द मीडियन, G सेंट्रोइड होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अगर BC है तो यहाँ पर ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा, तो बोलेंगे सर 2/3 BC होगा ये वाला लेंथ। ये कितना होगा, 2/3 BC होगा। अगर ये पूरा का पूरा लेंथ CF है तो ये 2:1 में बढ़ता है, यानी बोलेंगे सर 2/3 जो होगा ये CF होगा यहाँ पर। तो ये लंबाई 2/3 BC, ये लंबाई 2/3 CF और ये लंबाई हमारी कितनी है, A है। तो क्या हम इसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ पर पाइथागोरस परपेंडिकुलर जमा बेस यानी 2/3 BC का स्क्वायर, देखते चलो 2/3 BC का स्क्वायर जमा 2/3 किसका स्क्वायर, तो 2/3 यहाँ पर CF का स्क्वायर, ये हमेशा बराबर होगा किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के, A के स्क्वायर के। ठीक है, तो 2/3 का स्क्वायर कितना होगा, 4/9, यहाँ पर भी 4/9, तो 4/9 को हम क्या ले लेते हैं, 4/9 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बचता है, BC का स्क्वायर जमा CF का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बराबर होगा हमारे A के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम उसको लेकर गए तो हमने कहा कि भैया BC का स्क्वायर जमा CF का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 9/4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर के, बराबर होगा किसके, 9/4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर के। अब जरा यहाँ देखो तो जो ये BC है वो BC क्या है, तो हमने कहा सर ये जो BC है ये BC मीडियन है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, आपको बताइए। अगर मैं सिंपल BC का बोलूं कि भैया जो BC होगा वो क्या होगा, तो बोलोगे सर हाफ रूट अंडर ये जो BC है ये किसकी साइड से है, A और C से, तो बोलोगे सर 2A स्क्वायर प्लस कितना, 2C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका होता है, BC का होता है। उसी तरीके से जब आप CF का मान है तो CF का मान कितना होता है बताओ, तो बोलोगे सर हाफ इंटू रूट अंडर 2B स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, C स्क्वायर। ये हमारे BC और CF का मान होता है। हमें यहाँ BC का स्क्वायर लिखना है, हमें यहाँ पर BC का क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है। तो BC का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, रूट से स्क्वायर खत्म और क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से CF स्क्वायर लिखेंगे, इसमें भी 1/4 आएगा, उसका 1/4 बाहर कॉमन कर लो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बोलोगे सर 2B स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर और माइनस कितना, तो माइनस C स्क्वायर। इन दोनों चीजों को मिटा दो यहाँ पे। ये आपका BC का स्क्वायर यहाँ से यहाँ, ये आपका CF का स्क्वायर और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा आपके 9/4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर के। ये बराबर 9/4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर के। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि आपका 2A स्क्वायर है और यहाँ 2A स्क्वायर है। देखते चलो, लिखते चलो कि 1/4 हो गया। ठीक है, A का वैल्यू देखो, A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, यानी बोलोगे सर 4A स्क्वायर है। ठीक है, B की बात करते हैं यहाँ पे, तो 2B में से एक भी हमारा चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, एक हमारा B बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 2B में से हमारा A चला गया, देखो हमने A को ले लिया यहाँ पर, A हमारा हो गया, A यहाँ भी हो गया। B हमारा कितना है, तो 2B में से एक भी किया तो B हो गया। C हमारा कितना है, तो C हमारा एक है यहाँ पर, यानी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यहाँ पे। ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 9/4 टाइम्स ऑफ किसके, तो A स्क्वायर के। ये बाई 4 से हमारा बाई 4 चला गया, बाई 4 से बाई 4 चला गया, तो हमने यहाँ देखा कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गया तो 5A स्क्वायर, जो कि हम आपको सीधा का सीधा प्रूफ बता रहे थे कि यदि हमारे मीडियंस 90 पर काटते हैं, यदि हमारे मीडियंस 90 पर काटते हैं तो B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर बराबर होता है हमेशा 5A स्क्वायर के।
ठीक है। b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है हमेशा किसके, 5a स्क्वायर के। ये पीछे मैंने आपको सीधा का सीधा एंड रिजल्ट बताया था, बट कुछ बच्चे कह रहे थे सर प्रूफ बताओ प्रूफ बताओ, तो प्रूफ भी बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे मानो कि हमारा ये प्रूफ हमने जान लिया, ठीक, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि आपके मीडियन, देखो अब इसी में क्या होगा, इसी में एक शॉर्टकट भी ध्यान रखना है, इसमें भी एक शॉर्टकट ध्यान रखना है, और वो शॉर्टकट क्या है, और वो शॉर्टकट क्या है, बहुत बार आपका एग्जामिनर जो है वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर साइड की लेंथ नहीं देगा। ऐसे ऐसे सवालों में जहां पर आपको साइड का लेंथ नहीं दिया जाए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको मीडियन का लेंथ दे देगा। और अगर मीडियन यहाँ पर, अगर मीडियन हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती है, इफ मीडियन फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर वो मीडियन हमारा पाइथागोरस का ट्रिपलेट बना रही हैं, तो भी उस केस में हमें यही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ a के स्क्वायर के। मतलब यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उस केस में क्या था, उस केस में हमें हमारी साइड्स की वैल्यू दी जाती थी, हमें b और c का वैल्यू दिया जाएगा, a का पूछेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि साइड की वैल्यू ना देके मीडियन की वैल्यू दी जाती है, ठीक है, और मीडियन का वैल्यू देके तब आपसे bc पूछा जाता है। इसीलिए आपने इस एग्जाम्पल में देखा है कि इस एग्जाम्पल में आपको मीडियंस की लेंथ दी गई है और तब आपसे यहाँ पर ab का मान पूछा गया है। तो मैंने वही कहा कि यदि वो मीडियन पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे, तो हम तब भी इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि 4 टाइम ऑफ ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर बराबर हमारा ab स्क्वायर, सॉरी ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ किसका, ab स्क्वायर। ठीक है, या तो वैसे कर सकते हैं, और नहीं तो और आसान हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर देखा जो ad है, वो AD का मान कितना है, तो ये पूरा का पूरा AD 9 है, और ये यहाँ पर ये सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड इसको 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटते। देखो इस सवाल को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम सीधा रिलेशन याद कर सकते हैं वैसे, और नहीं तो दूसरा हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद नहीं, ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। वो देखो कैसे, हमें पता है ये जो AD है इसकी लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और ये 9 2:1 में है, 2:1 में है, मतलब ये 93 यूनिट का मान है, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरीके से जो हमारा B से लेकर E तक की लंबाई 12 है, ये 2:1 में है, यानी ये 3 का मान 12, 3 का मान 12, तो 1 का मान 4, 1 का मान कितना हो जाएगा 4, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, ये जनाब 8 हैं और ये जनाब 6 है, और इनके बीच में 90 का कोण बन रहा है, और हमसे किसका कोण मान पूछा गया है, AB का, तो AB का मान कितना होगा, तो 8 6 और क्या बनाता है 10, हमारा क्या बनाता है 10 ट्रिपलेट बनाता है, तो AB का मान 10 सेंटीमीटर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, विनीत कहते हैं सर आपसे पढ़ने के बाद मैथ से इश्क हो गया है, क्या बात है भाई। ठीक, फॉर्मूला लगाकर भी किया जा सकता था, लेकिन सोचो फॉर्मूला तो तब लगाएंगे ना जब साइड दिया गया होगा। अगर आपका एग्जामिनर आपसे गेम कर दे और वो आपको साइड ही ना दे, अब वो मीडियन की लेंथ दे दे, तो मीडियन की लेंथ से कैसे साइड बताओगे, तो साफ बोलोगे भैया कोई बात नहीं, तुम मीडियन की हमें लंबाई दे दो, हम मीडियन की लंबाई से साइड की लंबाई बता देंगे। ठीक है, क्लियर है, बता दो। देखो जब साइड की लंबाई देगी तो सीधा का सीधा फॉर्मूला का प्रयोग करना है, इस बात को ध्यान रखो, दोबारा से समझा दे रहा हूं। जब आपको साइड का लेंथ दे देगा ना, जैसे एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा से समझ लो। आपके पास आपके परीक्षा में 2 सवाल पूछे गए, दोनों सवाल क्या क्या पूछे गए वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि ये आपका एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल में हमारा क्या है, ये मान हमारा ABC है, ये हमारा BC। देखो यहाँ 2 मीडियन बनाए गए थे, दोनों मीडियन के बीच का जो कोण है, ठीक है, दोनों मीडियन के बीच का जो कोण है, यहाँ पर ये जो दोनों मीडियन के बीच का कोण है 90 डिग्री है, ये हमारा B है और ये हमारा CF है। इस सवाल में हमें ये कहा गया था, देखो इस सवाल में हमें ये कहा गया था कि जो हमारी AB की लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर, और जो हमारी AC की लंबाई है वो है 13 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया था यहाँ पर BC की लंबाई बता दो, एक ही ये सवाल हो गया। और दूसरा सवाल जो हमारा एग्जामिनर हमसे पूछा था वो क्या पूछा, दूसरा सवाल हमारा एग्जामिनर हमसे पूछा कि ये तुम्हारा ट्रायंगल ABC है, ठीक है, यहाँ से तुमने मीडियन
बनाया, यहाँ से भी तुमने मीडियन बनाया, यहाँ भी मीडियन 90 में काटे, इसकी लंबाई तुम्हारी b हो गई, इसकी लंबाई cf। गौर से देखेंगे तो इस सवाल में आपको साइड्स के लेंथ दिए गए थे और आपसे तीसरा साइड पूछा था। अब इस सवाल में भी एग्जामिनर को साइड की लेंथ देनी चाहिए, लेकिन उसने साइड की लेंथ नहीं दी थी, उसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर मीडियन का लेंथ दे दिया, उसने यहाँ ये BE का मान दे दिया सवाल में, और BE का मान आपको कितना दे दिया, तो BE का मान उसने मान लो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दे दिया, मान लो यहाँ, ठीक है, कितना दे दिया मेरे भाई, 9 सेंटीमीटर दे दिया उसने। उसी तरीके से यहाँ पर उसने CF का मान दे दिया, CF का मान ऐसा दे दिया जो 3 पार्ट में बढ़ जाए, जैसे मान लो 12, और तब आपसे पूछा बताओ BC का मान कितना होगा। दिख रहा है आपको, ये दो अलग अलग सवाल हो गए, यहाँ पर दो अलग अलग सवाल हो गए। यहाँ साइड्स का मान देके तीसरा साइड पूछा है, यहाँ मीडियंस का मान देके तीसरा साइड पूछा है, तो भी कोई डरने की बात नहीं है। आप बोलेंगे सर अगर साइड का मान दिया गया है और देखो दोनों सेम है, दोनों में मीडियन 90 डिग्री बना रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सीधा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। बोलेंगे सर देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि जो साइड्स के स्क्वायर है, यानी यहाँ पर AB का स्क्वायर और जमा AB का स्क्वायर जमा AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 5 गुना ऑफ BC के स्क्वायर के, 5 गुना किसके स्क्वायर के, BC के स्क्वायर के। तो AB की वैल्यू कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, AC का मान कितना है 13 यानी 169 हो गया, इंटू 5 इंटू BC का स्क्वायर। कोई समस्या की बात, तो 9 4 13, 6 4 10, 1 1 11, 313, 313 बटे 5 और यहाँ लगा देंगे रूट, ये हमारा BC का मान आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इनको जोड़ के 5 से भाग करके रूट लगा दो, ये BC का मान होगा यहाँ पे 313 बटे 5। लेकिन यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर पूरा का पूरा BE कितना है, तो 9, ये 9 2 अनुपात 1 में बटेगा, यानी 3 यूनिट का मान, तो ये हमारा 6 है और ये हमारा 3 है। उसी तरीके से CF है 12, 2 अनुपात 1 में बटेगा, यानी 8 में बटेगा और 4 में। अब यहाँ से यहाँ 8 है और यहाँ से यहाँ 6 है, तो ये पाइथागोरस से हमारा BC कितना हो जाएगा, तो इस केस में BC हमारा 10 हो जाएगा। मतलब ये वाला निकालना और हमारे लिए आसान बन जाता है, ठीक है। तो दोनों केस में हमें अलग अलग तरीकों से ध्यान रखना है। यहाँ फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर सीधा का सीधा मीडियंस को सेंट्रोइड के हिसाब से बांट के और तब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। बहुत अच्छे, सभी समझ गए हैं। अब आ जाइए एग्जांपल नंबर 36 पे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया ट्रायंगल ABC का एरिया 72 सेंटीमीटर है, जिसका सेंट्रोइड G है, AD, BE और CF जो है वो 3 मीडियन है, तो BDG का कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ा रखा है आपको, मुझे लगता है आप इसका आंसर सेकेंडों में दे देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है कि जो हमारा ABC है उसका एरिया कितना है, 72 है। इसका सेंट्रोइड कहाँ पर है, तो इसका सेंट्रोइड हमारा G पर है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये सेंट्रोइड है हमारा G नाम का। सवाल में कहा गया है AD, BE और CF, ठीक है, तीनों मीडियन बनाने हैं, तो तीनों मीडियन हमने बनाए हैं। ये हमारा AD हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा CF हो गया। और सवाल में बोला गया है BDG का एरिया कितना होगा, बता दो। मान लो यहाँ पर G है, तो सवाल में हमसे कहा गया है कि आपको ये वाला एरिया बताना है कि ये वाला जो एरिया होगा कितना होगा। अब आप खुद बताओ, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया का 1/6 होगा कि नहीं होगा। पूरे ट्रायंगल का एरिया 72 का 1/6 कितना होगा, 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बताइए ये जो एरिया होगा ये हमेशा पूरे ट्रायंगल का कितना, देखो एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट, और ये भी होता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट का मान है 72, तो एक पार्ट का मान 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 37 देखो। एग्जाम्पल नंबर 37 कहा गया है G जो है वो सेंट्रोइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। G इज द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ज्यादा टफ नहीं है। एग्जाम्पल इसीलिए छोटे दिए हैं ताकि आपको प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा आपके दिमाग में फिट किया जा सके। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होंगे वो लगाएंगे। AB का मान सवाल में कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बताओ यहाँ पर A से लेकर G तक का जो तुम्हारा मान होगा यहाँ पर वो कितना होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। मान लो यहाँ पर ये आपका ABC क्या है, तो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी भुजाएं हमारी 10 10 10 की होंगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो AD होगा ये मीडियन होगा, तो हमारा AD का मान हमें पता है, AD का जो मान है वो कितना होगा बताओ। तो AD का मान √3/2 इंटू कितना आ जाएगा, तो √3/2 इंटू A।
हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है, द हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, द हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो कितना होता है, √3/2 इंटू ए, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5√3। अब हमें पता है कि इस पूरे की लंबाई 5√3 है, और यहाँ जो एजी है तो एजी कितना होगा तो बताओ, एजी 2:1 में है, यानी एजी जो होगा वो 2/3 होगा किसका, एडी का, यानी 2/3 ऑफ किसका, तो 2/3 ऑफ हमारा एडी का। ये आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताओ, ठीक है। जो एजी होता है वो कितना होता है, एजी जो होता है वो हमेशा 2/3 होता है किसका, एडी का होता है। तो बोलेंगे सर 2/3 इंटू क्या निकालना है, 2/3 इंटू एडी निकालना है। एडी का मान कितना है, 5√3, यानी 10√3 बटे कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक और बात, अगर आप इस सवाल को ऐसे ना करके आप इसको और शॉर्ट में करना चाहते तो आप इसको और शॉर्ट में कर सकते थे। कैसे, आपको एक बात अच्छे से पता है कि सेंट्रोइड से लेकर वर्टेक्स तक जो दूरी होता है इसको हम कहते हैं सरकम रेडियस, और सेंट्रोइड से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं इन रेडियस। जो सरकम रेडियस होता है वो होता है हमारा a/√3, ठीक है, और जो हमारा इन रेडियस होता है वो होता है a/2√3। ये बात ध्यान है कि नहीं ध्यान है ये बता दो बस, ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू होगी वो कितनी, a की वैल्यू कितनी है 10, 10/√3, 10/√3। जैसा कि हम रूट को नीचे नहीं रख सकते हैं तो ऊपर नीचे √3 से गुना करते हैं, तो बोलेंगे 10√3/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा। इस तरीके से भी हम आंसर दे सकते हैं। समझ में आ गया। सेंट्रोइड से वर्टेक्स को सरकम रेडियस कहते हैं, सेंट्रोइड से साइड को इन रेडियस कहते हैं। सरकम रेडियस का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड बटे √3 होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। सरकम रेडियस निकालना था तो सरकम रेडियस की वैल्यू बताएंगे, इन रेडियस निकालना था तो इन रेडियस की वैल्यू बताएंगे। इस तरीके से भी कर सकते थे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सवाल को करने के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आ जाइए, जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका ऑर्थो सेंटर, और इसके बाद हमारा पूरा जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लगाएंगे, ठीक है भाई। चलो तो देखते हैं जरा यहाँ पे एक्सरसाइज में जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा ऑर्थो सेंटर। हमने 3 तरह के सेंटर को पढ़ लिया है। 3 तरह के सेंटर हमारे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इन सेंटर, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा यहाँ पर सरकम सेंटर, फिर सरकम सेंटर के बाद हमने क्या पढ़ा, तो सरकम सेंटर के बाद हमने पढ़ा सेंट्रोइड, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थो सेंटर। रिविजन की बात करें तो इन सेंटर जो होता है वो क्या होता है, जहां पर एंगल के बाइसेक्टर मिलते हैं, ठीक है। इन सेंटर किसे कहते हैं, जहां पर एंगल के बाइसेक्टर मिलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा सरकम सेंटर, सरकम सेंटर कहाँ होता है, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, ठीक है, जहां पर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। और उसके बाद हम अभी क्या पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पर हमारे कौन मिलेगा, तो जहां पर हमारे एल्टीट्यूड मिलेंगे। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में चलते हैं। जब हमारा ऑर्थो सेंटर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब हम उसके बाद एक बार तीनों का रिवीजन साइड बाय साइड आपको करवा देंगे, हर एक पॉइंट को तीनों में लिखवा देंगे, ताकि आपको जो है काफी अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट वापस से क्लियर हो जाए। कहाँ पर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ पर साइड्स का मान कैसे निकालते हैं, हर एक बात को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, हर एक बात को मेरे भाई अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात। चलो आ जाओ, तो जरा सवाल को देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है। हेलो, हाँ भाई, हाँ। तो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर पढ़िए। ऑर्थो सेंटर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लिखी गई है, देखिए यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। 1 मिनट का मुझे समय देंगे, एक इम्पॉर्टेंट पेमेंट करना है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पेमेंट करना है, रुक जाइए।
बाद में पेमेंट करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि पेमेंट अभी हो नहीं रहा है। पता चला पैसा वैसा इधर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं गा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। तो देखो, ऑर्थो सेंटर बहुत ही मजेदार टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं जानेंगे, सिंपल बातें। देखो, एल्टीट्यूड तो आपको पढ़ा रखा है। एल्टीट्यूड क्या होता है? लंब, यानी किसी भी भुजा से, किसी भी साइड से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो साइड है, अगर वो 90 डिग्री बना रहा है, अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, ठीक है, टू द अपोजिट साइड। अब बोलोगे सर एल्टीट्यूड में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या अंतर है? सबसे पहला एल्टीट्यूड को देखते कि स्टूडेंट का यही सवाल होता है। तो देखो, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दोनों में तो पहली समानता जान लो कि समानता क्या है। तो दोनों के दोनों सामने वाली भुजा पे 90 का कोण बनाते हैं। जैसे मानो मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल बनाए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल बनाए हैं। एक यहाँ पर भी जो साइड है ये भी 90 बना रहा है और ये भी 90 बना रहा है। तो एल्टीट्यूड उस रेखा को कहते हैं जो यहाँ से गुजरती है और यहाँ पर 90 बनाती है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर उस रेखा को कहते हैं जो कहीं से भी गुजरे, या तो ए से गुजर जाए, यहाँ से गुजर जाए, यहाँ से गुजर जाए 90 से, लेकिन सामने वाले नीचे वाले भुजा को बराबर भागों में बांटे, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यानी समानता ये होती है कि सामने वाली भुजा पर 90 का कोण बनती है, लेकिन जो डिफरेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि यहाँ पर ये दोनों बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दोनों का बराबर होना ये जरूरी है। और इसको बराबर करने के चक्कर में ये वर्टेक्स से जाता भी है या वर्टेक्स से नहीं भी जाता है, ये इसकी अपनी समस्या है, ठीक है। तो इसीलिए सरकम सेंटर में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब जहां पर मीट होते हैं तो उसको सरकम सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। और यहाँ पर हमने देखा ऑर्थो सेंटर में कि अगर हम यहाँ से एक एल्टीट्यूड बनाएं, हम वर्टेक्स बी से एक एल्टीट्यूड बनाएं, वर्टेक्स सी से एक एल्टीट्यूड बनाएं, और ये तीनों जहां पर मिलेंगे उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, उसको कहते हैं लंब केंद्र। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम यहाँ पर लंब केंद्र। तो यहाँ पर जो है बातें यहाँ पर साफ तौर पे लिखी गई हैं, ठीक है, कि जहां पर देखो, सबसे पहले तो एल्टीट्यूड के बारे में जान लिया कि शीर्ष लंब क्या होता है। फिर एल्टीट्यूड के बाद हमने ये जाना कि जहां पर भी एल्टीट्यूड हमारे मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। अब थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टीज हैं उसको ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि एल्टीट्यूड इन अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी वो कहाँ बनेगा? तो हमेशा एल्टीट्यूड अंदर बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट जाना कि राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कैसे बनाया जाता है। देखो, समझो मेरी बात को, मैं आपको दिमाग में कैसे कैसे फिट करना चाहता हूं। मैं आपको सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूं कि एल्टीट्यूड होता क्या है, ठीक है। शीर्ष लंब क्या होता है? तो सामने वाला वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर देखो डाला गया जो लाइन है, अगर वो 90 का कोण बनाए तो वो एल्टीट्यूड होता है, ठीक। वहीं एल्टीट्यूड को हम एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कैसे बनाते हैं? तो यहां से लाइन खींचते हैं तो ये एल्टीट्यूड होता है, यहां से लाइन खींचते हैं तो ये एल्टीट्यूड होता है, यहां से लाइन खींचते हैं ये एल्टीट्यूड होता है। क्योंकि अगर एल्टीट्यूड बनाना ही नहीं आया आपको तो आप ऑर्थो सेंटर कैसे बनाओगे? फिर हमने कहा चलो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में देखो कि राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कैसे बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भैया एल्टीट्यूड कैसे बनेगा? तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ऐसा ट्रायंगल लेना है। आप बताओ, इस वाले साइड का तो एल्टीट्यूड खुद इसी पर होगा ना, तो इसको तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये वाली साइड का एल्टीट्यूड सामने वाले पर 90 पर होगा तो बनेगा ही नहीं। तो इस साइड पर एल्टीट्यूड कहां से आएगा? तो इस वर्टेक्स से इस साइड पर बनाया गया लाइन, इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड, यानी इसमें सिर्फ एक एल्टीट्यूड होंगे। तो ये भी पूछा जाता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड, यानी न्यून कोण त्रिभुज में कितने एल्टीट्यूड? तो 3। और राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड? तो सिर्फ एक यहाँ पर, क्योंकि ए बी और बी सी एल्टीट्यूड नहीं बनाएंगे। समझ में आया? वो जो साइड होगी वही उनकी क्या हो जाएगी? वही उनकी एल्टीट्यूड हो जाएगी, ठीक है। और बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, यानी अधिक कोण त्रिभुज में। अधिक कोण त्रिभुज में एल्टीट्यूड कैसे बनता है? तो हमने कहा देखो, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसे होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड तो यहाँ जाके 90 का कोण बना देगा। बोलेंगे इस वाले वर्टेक्स से जाना है और इस वाले साइड पे जाना है तो 90 बना दो, तो ये बोलेगा खुशी खुशी हंसी राजी हम बना देंगे यहाँ पर। लेकिन जो बाकी दो साइडें हैं वो कैसे बनाएंगे? एल्टीट्यूड का मतलब कि अगर इस साइड पर एल्टीट्यूड बनाना है तो लाइन जो आनी चाहिए सामने वाले वर्टेक्स से आके 90 का कोण बनाए। अब मैंने कहा तुम्हें इस साइड पर एल्टीट्यूड मुझे चाहिए,
इसका एल्टीट्यूड इस साइड पे, तो क्या कोई भी ऐसी रेखा होगी जो यहाँ पर आके 90 बनाएगी? तो बोलोगे ना सर नहीं बनाएगी। तो इस लाइन को आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। इस लाइन पर सामने वाली भुजा से डाला गया जो लाइन होगा वो क्या होगा, वो एल्टीट्यूड होगा। उसी तरीके से हमारा जो ये वाला भुजा है, तो इसको और बड़ा करने पर यहाँ से एक लाइन आएगा और ये 90 बनाएगा। यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहानी ऐसी होती है कि इसका एल्टीट्यूड यहाँ पे, इसका एल्टीट्यूड यहाँ पे, और बाद में जब इन तीनों एल्टीट्यूड को आप आगे ले जाके मिलाते हो ना, तो ये तीनों जहां पर भी मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो अगर हमें यही नहीं पता होता कि एल्टीट्यूड कहाँ बनेंगे तो आप ऑर्थो सेंटर कैसे बनाते। इसीलिए ऑर्थो सेंटर बनाने के पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है कि एल्टीट्यूड होंगे तो बनेंगे कैसे। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पे? अब जरा देखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर यानी यहाँ पर लंब केंद्र किसे कहते हैं, जो लंबों के द्वारा बनाया गया हो लंब केंद्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। जहां पर भी सभी लंब जो हैं वो एक दूसरे को काटते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। ये बात आपको पता है, ठीक है। और इसको हम एच से भी डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को आई से, ऑर्थो सेंटर को ओ से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, प्रॉपर्टीज इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हर जगह पर, ठीक है, हर सवालों में हमने ये बात अच्छे से देखा है। ठीक है, मीडियन हमेशा, भैया देखो विपुल यादव पूछते हैं राइट में मीडियन कहाँ बनेगा। मीडियन किसी भी ट्रायंगल का हमेशा उसके अंदर बनता है, कोई भी त्रिभुज का मीडियन हमेशा उसके अंदर बनता है, क्योंकि मीडियन तो वो रेखा होती है ना जो सामने वाली भुजा को आधा आधा में बांटे, तो मीडियन कभी भी अंदर बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि लंब केंद्र की जो हमारी विशेषताएं हैं वो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़िए, ऑल द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल पास थ्रू पॉइंट ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र में चाहे वो आपका न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे वो आपका अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे वो आपका राइट एंगल हो, यानी चाहे वो एक्यूट हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, कहीं पर भी इन तीनों में जो भी इनके एल्टीट्यूड जहां से भी गुजरेंगे तीनों पॉइंट से, तो उस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर। या ऐसा कह सकते हैं कि तीनों के एल्टीट्यूड हमेशा ऑर्थो सेंटर से ही गुजरेंगे। मतलब तीन बसें हैं, तीनों के तीनों भले अलग अलग रास्ते पकड़े, लेकिन इनको जाकर मिलना एक ही चौराहे पर है और उस चौराहे का नाम है ऑर्थो सेंटर। समझ में आ गया बात? दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो हमेशा कहां पर होता है, अंदर होता है ट्रायंगल के। जैसे मानो आपका ये न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसका एल्टीट्यूड हम यहाँ बना देते हैं, इसका एल्टीट्यूड यहाँ बना देते हैं, इसका एल्टीट्यूड यहाँ बना देते हैं। तो ये जो तीनों जिस चौराहे पर मिल रहे हैं वो चौराहा कहाँ है, तो वो चौराहा त्रिभुज के अंदर है। तो यही बातें कहा गया कि जब एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, तो जो ऑर्थो सेंटर होता है वो त्रिभुज के बीच में होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो कहां पर होगा, यहाँ पर। क्यों भैया, ऑर्थो सेंटर कैसा पॉइंट है, ऑर्थो सेंटर वैसा पॉइंट है जहां पर तीनों एल्टीट्यूड मिले। तो इसका पहला एल्टीट्यूड यहां से गुजरा, इसका वाला एल्टीट्यूड यहां से, और इसका वाला एल्टीट्यूड यहां से। तो हमने देखा कि जो एल्टीट्यूड है वो कहां पर मिल रहा है, तो वर्टेक्स पर मिल रहा है, एच पर मिल रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है वो कहां पर होता है, वो परपेंडिकुलर और वर्टेक्स के ज्वाइंट पर होता है। यही बात यहां पर आपके लिखी गई है। और तीसरा हमने देखा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपने देखा था अभी कि अगर आप ऐसा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, अगर आप एक ऐसा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, फिर इसकी भुजा को जब आप मिलाते हैं, इसकी भुजा को जब आप मिलाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि भैया इनका जो एल्टीट्यूड है वो कहां पर मिलता है, यहाँ पर। तो आपने एक बात नोटिस की, एक्यूट में देखो न्यून कोण त्रिभुज में वो एल्टीट्यूड अंदर था, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में वो एल्टीट्यूड इस वर्टेक्स पे था, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वो एल्टीट्यूड क्या आया, बाहर आया। तो जैसे जैसे ट्रायंगल हमारा एंगल बढ़ते जाता है, देखो जब 60 70 80 तक था, 90 से कम था, तो 90 से कम में अंदर मिलेगा, 90 पर यहां मिलेगा, और 90 से ज्यादा यहां पर। जैसे जैसे एंगल बड़ा होता है, एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर से भागते भागते बाहर की तरफ चला जाता है। एल्टीट्यूड जो है वो हमारा अंदर से, ऑर्थो सेंटर जो है, ऑर्थो सेंटर जो है वो अंदर से भाग के कहां की तरफ चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। ये बात क्लियर रहेगा हमेशा आपको। यहां पर एक्यूट में, यहां पर हमारा राइट में, और यहां पर हमारा किस में, ऑब्ट्यूज में। इसी तरीके से सरकम सेंटर जब आपने पढ़ा था ना, तो सरकम सेंटर की भी कहानी मैं आपको याद करवा देता हूं, अगर आपको याद नहीं होगा तो। सरकम सेंटर में ये कहानी जैसे ये नीचे की तरफ
तरफ भाग रहे हैं तो सरकम सेंटर में वो ऊपर की तरफ भागते थे। कुछ याद करो, अगर आपका एंगल एक्यूट होता था तो सरकम सेंटर हमेशा अंदर होगा, याद करना। अगर आपका एंगल जो है, अगर आपका एंगल्स एक्यूट होता था न्यून कोण तो यहाँ, अगर वो राइट होता था तो हाइपोटेनस के बीच में, और अगर वो ऑब्ट्यूज होता था तो यहाँ पर। तो हमारा सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में क्या अंतर है? सरकम सेंटर में हमने ये देखा था कि जैसे जैसे हमारा कोण बढ़ रहा था तो हमारा सेंटर अंदर से बाहर की तरफ यानी बड़े वाले भुजा की तरफ भाग रहा था, ठीक है। एक्यूट में बीच में रहता था, राइट एंगल में हाइपोटेनस पे रहता था, और ऑब्ट्यूज में हमारा हाइपोटेनस के और आगे। और यहाँ ऑर्थो सेंटर में हमने क्या देखा? ऑर्थो सेंटर में हमने ये देखा कि एक्यूट में बीच में हो गया, ठीक है, राइट एंगल में वर्टेक्स पर हो गया, ठीक है, और ऑब्ट्यूज में ये बाहर हो गया, ठीक है। यानी ऑर्थो सेंटर हमेशा नीचे की तरफ भागते हैं और सरकम सेंटर ऊपर की तरफ। सरकम सेंटर में कहानी यहाँ पर रहता है एक्यूट में, यहाँ पर आ जाता है ऑब्ट्यूज में, और यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आ जाता है एक्यूट में, यहाँ पर आ जाता है राइट में, यहाँ पर आ जाता है ऑब्ट्यूज में। ये हमारा जो है न्यून कोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, और ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे की तरफ क्या मिलेगा? नीचे की तरफ ऑर्थो सेंटर मिलेगा, परिकेंद्र। ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा? हमारा सरकम सेंटर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर के एल्टीट्यूड के मिलने की वजह से ऑर्थो बनता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से सरकम बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ? तो एक छोटा सा जो है हमने आपको बातें बताई, ठीक है, जिसको आपने सीखा यहाँ पे अच्छे तरीके से। कोई समस्या की बात यहाँ पे? अब बात करते हैं कि जैसे हम इन सेंटर निकालते थे, इन सेंटर यानी जो सेंटर पर बना एंगल होता था उसको निकालते थे। फिर हम ऑर्थो सेंटर में हमने देखा, सरकम सेंटर में हमने देखा था सेंटर पर बना एंगल। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब हम ऑर्थो सेंटर में देखते हैं। देखो, जैसे इन सेंटर में आपने क्या देखा था? इन सेंटर में आपने देखा था कि ये जो बीच वाला कोण बनता है, ये वाला कोण क्या होता है? ये वाला कोण 90 प्लस, अगर ये एंगल ए है तो 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ये हमने इन सेंटर में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में हमने क्या पढ़ा? जो ये बीच वाला कोण होता है ये इसका दोगुना होता है, यानी ये जो बीच वाला कोण होगा ये दोगुना होगा किसका? एंगल ए का। उसी तरीके से अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो बीच वाला कोण होगा मेरे भाई, ये जो बीच वाला कोण होगा ये क्या होगा? तो ये जो बीच वाला कोण होगा 180 में से यहाँ पर एंगल ए को घटा देने पे मिलेगा। क्योंकि देखो ऑर्थो जो होता है वो एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्ट्रेट, और स्ट्रेट एंगल कभी भी बनता है तो 180 का कोण बनाता है, यानी इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180। अगर ये 30 है तो ये 150 होगा, ये 20 है तो 160 होगा, ये 10 है तो 170 होगा, ठीक। तो इन सेंटर में एंगल निकालने का 90 प्लस ए बाई 2, सरकम सेंटर में एंगल ए का दोगुना, ऑर्थो सेंटर में 180 माइनस ए। ये तीनों बातें हमें ध्यान रखनी है। तो वही बात आपको यहाँ त्रिभुज बनाकर बोला गया है कि यहाँ पर जो है आपका पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में आपको यही बातें कही गई है। इतना गड़बड़ काम हमारे यहाँ पर कंटेंट वाले भाई साहब ने किया है ना, ठीक है। टाइपिस्ट कितनी गलती हो गई है, कौन से पॉइंट को किस स्लाइड पे रखना है उनको ये बात पता ही नहीं है, सबको एक ही स्लाइड में लपेट दिया है। अरे यार, किस पॉइंट को मुझे कहाँ बताना है, कैसे यार सब बर्बाद करके रख देते हैं पूरा एकदम। ठीक, तो समझ गए मेरी बात को आप? आपने यहाँ पर पॉइंट में क्या समझा? पॉइंट नंबर सी में आपने समझा कि कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हमारा एल्टीट्यूड होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हमारा एल्टीट्यूड होता है वो कहाँ होता है? वो हमेशा बाहर होता है। देखिए ये आपका ट्रायंगल है, एक्यूट में अंदर रहता है, राइट एंगल में यहाँ पर रहता है, और ऑब्ट्यूज में हमारा क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। फिर उसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर हमारा ट्रायंगल है, देखते चलेंगे, अगर हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा है कि ये हमारा क्या है? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, समझेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है या ऑब्ट्यूज की जरूरत भी नहीं है। अगर हमारा ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, पॉइंट्स का नाम याद रख लीजिए, हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक। एबीसी हो गए, इसके 3 हमने क्या बना दिए? तो 3 हमने एल्टीट्यूड बना दिए। बी से हमने एक एल्टीट्यूड बनाया, ए से हमने एक एल्टीट्यूड बनाया, सी से हमने एक एल्टीट्यूड बनाया,
ठीक है, सी से हमने क्या बना दिया, तो सी से हमने एक एल्टीट्यूड बना दिया। सब एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम एच से डिनोट करते हैं और उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि एंगल बी एच सी, जो हमारा एंगल बी एच सी होगा, देखो साफ तौर पे लिखा गया है एंगल बी एच सी, यहाँ पे एंगल बी एच और सी, ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस ए हो जाएगा। इसके पीछे जो कोण है उसको 180 में से घटा दो। एंगल ए एच सी, एंगल ए एच सी जो होगा वो होगा, उसके पीछे वाला कोण कौन है, बी है, तो 180 में से बी को घटा दीजिए। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल इसी पर आता है ऑर्थो सेंटर से, ठीक। और फिर उसके बाद हमने देखा एंगल ए एच बी, एंगल ए एच बी यानी हमें ये वाला कोण बताना है, तो ये वाला कोण बताना है, तो इसके पीछे कौन है, सी है, तो 180 में से किसको घटा दीजिए, सी को घटा दीजिए। क्लियर हो गया, यहाँ पे तीनों पॉइंट हमने जान लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा गया, और कहा गया है इट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल, सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए ये सत्य है। और वो पॉइंट क्या है वो देखिए, तो आपको कहा गया है एंगल बी एच डी, यहाँ पर देखो एंगल बी एच और डी, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एंगल बी एच डी जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो एंगल सी के, और एंगल सी एच डी बराबर होगा एंगल बी के। ये बातें हम बाद में जानेंगे, आगे चल के मैं आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर ये बात क्या कही गई है, वो बात को भी छोड़िए। अभी सिंपल एग्जांपल नंबर 38 को देखिए। एग्जांपल नंबर 38 में क्या कहा गया है, एग्जांपल नंबर 38 में कहा गया है कि ओ जो है वो हमारा ऑर्थो सेंटर है किस ट्रायंगल का, एबीसी का, और हमसे कहा गया है कि ए विल बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ विच ट्रायंगल। ठीक है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो, ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो आपसे जनरली क्या पूछता है, देखो एक ऑर्थो सेंटर है ना, तो आप बस ये बातें मत सोचा करो। जनरली क्या होता है कि छोटी छोटी किताबें हो गई हैं, छोटे छोटे टीचर्स हो गए, मतलब टीचर्स छोटे छोटे नहीं, जो उनके वीडियोस में जिस तरीके से कंसेप्ट बताते हैं, तो चंद बातें बताते हैं, क्या करेंगे, ऑर्थो सेंटर आएंगे, बता देंगे, आपको बोल देंगे एंगल ए का मान 20 है तो इसका बता दो, इसी पे 3 सवाल करवा दिया और छोटी छोटी बातें बता दी, कुछ इससे संबंधित चले गए। लेकिन पेपर में सिर्फ उतनी बातें नहीं पूछी जाती हैं, पेपर में आपकी बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहला बात आपसे ये पूछा जाता है पेपर में अच्छे तरीके से कि बताओ यहाँ पर ये जो ऑर्थो सेंटर है, ये तो एंगल पूछेगा ही। अब जैसे ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसको मैंने क्वेश्चन, ये एक प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जिसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में तब्दील कर दिया है। क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे तब्दील किया है, जनरली आप क्या पढ़ते हैं, तो आप एक ही बात पढ़ते हैं कि भैया ठीक है, जहां पर एल्टीट्यूड मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ये हम बातें पढ़ते हैं। तो आपका एग्जामिनर भी यही बात बोला कि देखो एबीसी है ना, तो एबीसी में ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर है। लेकिन अब तुम्हें मुझे ये बताना है, ठीक है, अब तुम मुझे ये बताना है कि ये जो पॉइंट ए होगा ये किस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा, ये किस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा, आप मुझे ये बता दो। जो पॉइंट ए होगा वो किस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा, बताओ। ठीक है, पॉइंट ए जो होगा वो किस ट्रायंगल का, तो हर बात आपको अच्छे से समझना है। अब जो फोटो बना के यहाँ दिखाऊंगा ना, आपकी बहुत सारी बातों को जवाब यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, और आपके थोड़ी बहुत आंखें भी खुल जाएंगी। कैसे खुल जाएंगी वो देखो। देखो जैसे मानो यहाँ पे आपने शायद सोचा तक नहीं होगा कि ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं क्या पेपर में, तो बिल्कुल ऐसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मानिए हमने यहाँ पर क्या किया है माय डियर, हमने यहाँ त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज के अंदर हमने 3 एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया है, तीनों के तीनों एल्टीट्यूड को यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है, ठीक है। तीनों एल्टीट्यूड का नाम क्या है, तो हमने कहा ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा सी है। समझ में आ गई बात, यहाँ ए बी सी है। जिस पॉइंट पर मिलते हैं तो इसको हम ऑर्थो सेंटर कह रहे हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो हमें पॉइंट नंबर 1 पता चला, और पॉइंट नंबर 1 पता चलते तुरंत लिखेंगे कि ओ जो है, ठीक है, किसका ऑर्थो सेंटर है, तो ओ जो है यहाँ पर समझेंगे, साफ तौर पे यहाँ लिख रहा हूं मैं कि ये ऑर्थो सेंटर किसका है, ओ ऑर्थो सेंटर किसका है, ओ किसका लंब केंद्र है, तो बोलेंगे सर ओ जो है वो त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है। किसका है, तो ट्रायंगल एबीसी का। ये हमें पहला पॉइंट पता चला, हमने पहला पॉइंट को नोट किया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, आप खुद समझिए, ऑर्थो सेंटर हम किसको कहते हैं, लंब केंद्र हम किसको कहते हैं, तो लंब केंद्र वो पॉइंट होता है जहां पर हमारे क्या होते हैं, जहां पर हमारे सभी के सभी एल्टीट्यूड मिलते हैं। अब एक पल के लिए जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं, आप सिर्फ उस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, इसके अलावा आप कहीं और किसी पे नजर नहीं डालेंगे। आप सिर्फ इस ट्रायंगल पे फोकस करिए, आप भूल जाइए कि इसके अलावा पीछे कोई ट्रायंगल है।
कोई भी ट्रायंगल है आप पीछे भूल जाओ, जैसे मानो मैंने कहा ना पीछे कौन सा ट्रायंगल है आप भूल जाओ, सिर्फ आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो। ठीक, मेरी बात को समझना, ये पीछे कौन सा ट्रायंगल है ये भूल जाओ। अभी मैं किसके कह रहा हूँ, सिर्फ अभी मैं कह रहा हूँ आपको इस पे फोकस करने को, कि आप इस पे फोकस करो अभी। ठीक है, ठीक, अभी आपको किस पे फोकस करना है, तो बस अभी आपको इस पे फोकस करना है, इस वाले पे आपको किस पे फोकस करना है, ट्रायंगल बीओसी पे फोकस करना है। अब ट्रायंगल बीओसी पे जरा फोकस करिए, तो बीओसी पे फोकस करने से आपको क्या बात पता चला, बीओसी पे फोकस करने पे आपको ये पता था कि ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस साइड को यहां तक लेके जाते हो, इस साइड को आप यहां तक लेके जाते हो, तो इसका एल्टीट्यूड पक्का यहां बनेगा। ठीक है, और इसका भी एल्टीट्यूड पक्का यहां बनेगा, और ये भी पॉइंट जाएगा। यानी ट्रायंगल ओबीसी का जो एल्टीट्यूड है वो कहां पर जा रहा है, तो वो हमारा ए पर मिल रहा है। ठीक है, हमारा ट्रायंगल ओबीसी कैसा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका एल्टीट्यूड ए पर, इसका एल्टीट्यूड ए पर, इसका एल्टीट्यूड ए पर, यानी जो अंदर वाला ट्रायंगल है इसका ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा, तो ए पर बनेगा। इसका ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा, तो ए पर बनेगा। तो बस मेरे भाई इसी तरीके से क्या हम सभी ट्रायंगल के बता सकते हैं कि अगर ये हमारा ट्रायंगल ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ओ है, तो हम एक एक बात के लिए बता सकते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से कि हमारा बी, देखो जो ए होगा वो किसका ऑर्थो सेंटर होगा, तो ए हमारा इस वाले ट्रायंगल का होगा। यानी पॉइंट नंबर 2 हमें पता चला कि ए जो है वो क्या है, तो वो ऑर्थो सेंटर तो है, ए भी ऑर्थो सेंटर है किसका, बीओसी का, तो ट्रायंगल बीओसी का। समझ में आ गया बात। उसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ अंदर वाले को मिटा के अब हम देखें तो क्या बी ऑर्थो सेंटर हो सकता है, तो बोलेंगे हाँ बी ऑर्थो सेंटर हो सकता है। वो किस ट्रायंगल का, तो वो हमारा ट्रायंगल होगा एओसी, वो एओसी का हो सकता है। यानी बी भी हमारा ऑर्थो सेंटर हो सकता है, और किस ट्रायंगल का हो सकता है, तो बोलेंगे सर ये एओसी का ऑर्थो सेंटर हो सकता है। ये पॉइंट नंबर 3 हमने जाना। फिर पॉइंट नंबर 4 आप समझिएगा। पॉइंट नंबर 4 में आप देखिए तो क्या हमारा सी ऑर्थो सेंटर हो सकता है, तो हाँ भैया सी भी हमारा ऑर्थो सेंटर हो सकता है। वो किस ट्रायंगल का हो सकता है, तो वो हमारा ट्रायंगल ए ओ बी का हो सकता है। यानी सी भी ऑर्थो सेंटर हो सकता है, और वो किसका हो सकता है, तो वो हमारा ट्रायंगल एओबी का हो सकता है। यानी इस त्रिभुज के अंदर टोटल 4 ऑर्थो सेंटर हैं, 4 हमारे जो हैं यहाँ पर, ठीक है, लंब केंद्र हैं। पहला लंब केंद्र ओ है जो किसका है, तो एबीसी का है। दूसरा ए है, जो ए है वो किसका लंब केंद्र है, तो बोलेंगे सर ए जो है वो ओबीसी का है। ठीक है, बी जो है वो किसका है, एओसी का है, और जो सी है वो किसका है, एओबी का है। तो इसी प्रॉपर्टी को बताने के लिए एक यहाँ पर सवाल डाला गया है, ताकि इस सवाल के माध्यम से उस प्रॉपर्टी को याद किया जा सके। तो सवाल आपका पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि यदि तुम्हारा ओ एबीसी का ऑर्थो सेंटर है, तो ये जो ए होगा ये किसका होगा, तो ए के सामने जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है, यानी यहाँ पर ए जो होगा वो ऑर्थो सेंटर बीओसी का होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 39। देखिए 39 में क्या कहा गया है। कहा गया एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए ऑब्ट्यूज है। यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ए हो गया, बी हो गया यहाँ पर, और यहाँ सी हो गया। ठीक है, उसके बाद कहा गया है एंगल ए ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा, यहाँ पर ये एंगल ए ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, और कहा गया है ओ ऑर्थो सेंटर है। ओ जहां पर भी हो ऑर्थो सेंटर है। आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है, बाहर होता है, यानी यहां पर होता है। मान लीजिए ये आपका कहां हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। सवाल में कहा गया हमसे कि बी ओ सी का मान देखो यहाँ पे। ठीक है, इसका ऑर्थो सेंटर कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कहां पर होता है, तो पीछे की तरफ होता है। तो सवाल में हमसे कहा गया ये जो बीओसी का मान जो है ना, ये जो बीओसी का मान है वो कितना है, तो 54 है। ये जो बीओसी का मान है कितना है, 54 है। हमसे बीएसी का मान पूछा गया, इसका मान पूछा गया है। तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180। 180 होता है, 180 में से 54 घटा देंगे तो बीएसी का मान पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बताओ। तो 180 में से 54 घटाओगे तो कितना आएगा, 126 आएगा। तो 126 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
ऑर्थो सेंटर पे चौन बन रहा है, तो जैसा कि हमें पता है कि एंगल ए और ऑर्थो सेंटर दोनों मिलकर 180 बनाते हैं, दोनों मिलकर 180 बनाते हैं। ये 54 है, तो ये जनाब कितने होंगे? 126 होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद मेंस का क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल नंबर 40। एग्जांपल नंबर 40 मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया है, देखिए, ठीक है, सवाल में देखिए क्या कहा गया है। एक ट्रायंगल आपका एबीसी है, एक ट्रायंगल क्या कहा गया है आपका? एक त्रिभुज एबीसी कहा गया है। तो आप त्रिभुज एबीसी को बनाइए, और एबीसी में आपसे कहा गया है एंगल ए का जो मान है वो कितना है? तो 52 डिग्री है। एंगल ए का मान कितना है? 52 डिग्री है। ओ इस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर है। मान लो यहाँ पर ओ जो है वो क्या है? ऑर्थो सेंटर है। तो यहाँ पर ओ होगा बीच में कहीं पे, जहां पर ऑर्थो सेंटर होगा। एल्टीट्यूड के मिलने का पॉइंट होगा यहाँ पर, ये जहां एल्टीट्यूड मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसी को यहाँ पर जहां पर एल्टीट्यूड मिलते हैं उसी को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। फिर सवाल में हमसे कहा है कि जो बीओ है और सीओ है एसी और एबी पे, जो बीओ है, ठीक है, वो एसी पे कहाँ पे मिलता है? तो एसी पे ई पे मिलता है। और जो सीओ है वो हमारा एबी पर कहाँ मिलता है? तो एफ पर मिलता है। ठीक है, फिर हमसे कहा गया है कि अगर बाइसेक्टर ओबीसी का, अगर आपने ओबीसी का बाइसेक्टर बनाया, यानी आपको यहाँ बाइसेक्टर बनाना है, किसका बाइसेक्टर? तो एंगल ओबीसी का। मान लो ये बाइसेक्टर ऐसे होगा, बाइसेक्टर का मतलब क्या? जो कोण समद्विभाजक है। और हमारा ओसीबी का भी बाइसेक्टर आपको बनाना है, और ये कहाँ पर मीट करेगा भैया? तो ये हमारा पॉइंट नंबर पी पर मीट करेगा, पी नाम के पॉइंट पर मीट करेगा। तो सवाल में हमसे बीपीसी का मान पूछा गया है कि बीपीसी का मान कितना होगा। कितना आसान सवाल है, बता दो, कितना आसान सवाल। मतलब सबसे पहले तो बात करते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट पी क्या है? देखो, आपसे पता है, आपसे दो दो सेंटर का क्वेश्चन मिला के पूछा गया है मेंस में। तो जिस बच्चे को ये बात ध्यान ही नहीं है वो बहुत बड़ा गलती कर बैठेगा। जैसे मानो यहाँ 52 है, तो 52 है, तो एंगल ई का पी का मान कैसे निकालेंगे? सबसे महत्वपूर्ण है एंगल बीपीसी का मान निकालना। तो आप बोलेंगे सर एंगल बीपीसी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा 180 माइनस 52। 180 माइनस 52 तो कितना होगा? 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 128 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात? तो एंगल बी, ठीक है, पी और सी, सॉरी एंगल बीपीसी नहीं, माफ करिएगा, एंगल बीओसी, ये जो पॉइंट है ना, ये ओ को जो है गलत तरीके से वहां लिखा गया है। ओ वहां ना लिखकर यहाँ लिख दे तो ज्यादा और क्लियर होगा। ओ को थोड़ा सा यहाँ पर लिख दो। तो एंगल बीओसी, एंगल बीओसी का जो मान होगा वो कितना होगा? तो एंगल बीओसी का मान 180 में से 52 घटाने पे 128 आएगा। अब आप सिर्फ फोकस करना जिस त्रिभुज पे मैं कह रहा हूँ, जिसको लाल रंग से बना रहा हूँ, उस पे फोकस करो। आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो बस। और इस ट्रायंगल में ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर जहां पर भी मिलते हैं उसको हम कहते हैं इन सेंटर। उसको हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, जहां पर भी ये कोण समद्विभाजक मिलते हैं उनको अंतर केंद्र कहते हैं। और यहाँ जो बीपीसी का मान होगा माय डियर, आपको पता है कि अंतः केंद्र यानी ये जो को वाला कोण होता है ये 90 प्लस एंगल O/2 होता है। कितना होता है? 90 प्लस एंगल बीओसी का आधा, 90 प्लस एंगल बीओसी का आधा। अंतः केंद्र यही तो होता है। ठीक है, कि ये जो अंतः केंद्र बनेगा ये बीओसी का क्या बनेगा? आधा बनेगा। तो हमने कहा 90 यहाँ पर लिख लो। ठीक है, बीओसी का मान 128 है, 128 का क्या बताना? 128 का आधा यानी 64। 90 जमा 64 कितना हो जाएगा? तो 154 डिग्री। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? पहले 152 में से देखो, 180 में से 152 घटाया तो ये वाला कोण आ गया, और इसका आधा 90 में जोड़ा तो बीपीसी आ गया। तो पहले हमें कहा गया था ऑर्थो सेंटर पता करें, फिर ऑर्थो सेंटर के बाद उसका इन सेंटर पता करें। तो इन सेंटर हमने क्या किया? बता दिया। क्लियर है? बता दीजिए। चलिए 2-3 सवाल और हैं, उसके बाद हमें एक्सरसाइज पे आ जाना है। तो एक्सरसाइज को तो हम नेक्स्ट क्लास से डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज जो थ्योरी है वो खत्म कर लेते हैं। आ जाइए, बहुत अच्छे। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 41। एग्जाम्पल नंबर 41 में क्या कहा गया है? एग्जाम्पल नंबर 41 में कहा गया है कि आपको एक त्रिभुज बनाना है। उस त्रिभुज का नाम क्या है? तो उस त्रिभुज का नाम आपका एबीसी है। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम एबीसी बना लेते हैं। बीई जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? तो बी हमारा एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये बात कहा गया है। सीडी हमारा एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये बात भी कहा गया है।
कोई समस्या की बात है? हाँ, ठीक है। और ये जो बीई है और ये जो सीडी है ये इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर? ऊपर। तो जहां पर भी अल्टीट्यूड मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। फिर हमसे कहा गया एंगल ओबीसी का बाइसेक्टर, एंगल ओबीसी का बाइसेक्टर और साथ में एंगल ओसीबी का बाइसेक्टर, ये भी लोग भी मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? तो ये लोगों को भी मिलन स्थल का दिया गया है पॉइंट कि ये लोग मिलेंगे भैया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिलेंगे। और इस पॉइंट को हमने कहा है बीपीसी। अब सवाल में आपको उल्टा दे दिया है, सवाल में आपको इसका मान दे दिया गया है कितना? 148। और मुझे यकीन है कि पक्का ए का पूछा होगा। देखो पक्का ए का ही पूछा है। मतलब दो जगह मेंस में क्वेश्चन आए थे, एक 12 तारीख को आया था देखो, और एक जो है आपका देखो यहाँ पर ये 12 तारीख को पूछा गया था, 12 सितंबर को, और ये मुझे 13 सितंबर को पूछा गया है। ठीक है, 12 सितंबर में ए का मान दे के ये निकलवाया गया था, 13 सितंबर में इसका मान दे के ये पूछा गया है। तो कोई बात नहीं। अब ये देखो ये 148 है, ठीक है। तो पहले हम एंगल बीओसी बताएंगे। बताओ यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एंगल जो बीपीसी होता है, जो एंगल हमारा बीपीसी होता है वो क्या होता है? वो 90 प्लस एंगल बीओसी का आधा होता है कि नहीं होता है? बताओ, एंगल बीओसी का आधा होता है। बीपीसी का मान कितना है? तो बोलेंगे सर 148। 148 बराबर 90 प्लस एंगल बीओसी का आधा, ठीक है। अब यहाँ पर खुद देखो, एक तो तरीका बेसिक से ऐसे जाओगे तो सॉल्व करोगे, या खुद सोच लो कि ये 90 से कितना ज्यादा है, तो 58 ज्यादा है, ठीक है। ये 90 से कितना ज्यादा है? तो 90 से 58 ज्यादा है, यानी 58 का दोगुना था बीपीसी। तो आप सीधा का सीधा कह सकते हैं 58 का दोगुना, 60 में 2 की कमी तो 120 में 4 की कमी, यानी 116 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे, जैसे अगर ये 120 होता है तो 90 से 30 ज्यादा है तो 30 का दोगुना, अगर ये 140 होता है 90 से 50 ज्यादा तो 50 का दोगुना होता है। उसी तरीके से अब हमारा बीपीसी हमारा 116 है, तो मुझे खुद बता दो एंगल बीएसी कितना होगा? बताओ एंगल बीएसी कितना होगा? तो यहाँ पर ये जो ओ है, ठीक है, बीपीसी नहीं बीओसी, माफ करेंगे बीओसी कि एंगल बीओसी यहाँ पर कितना? अगर ये 148 है तो 148 58 ज्यादा है, 58 का दोगुना यानी 116। तो ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट कौन सा है? ओ पॉइंट है। तो बीओसी का मान कितना आ गया? 116। अब अगर हमारा ये 116 है तो ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, ठीक है। तो 116 देखो, 180 में से आप किसको घटा दो? 116 को घटा दो, तो आप बोलोगे सर, ठीक है, 64 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 64 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। 148 है तो 116 हो गया, 116 है तो 64 हो गया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन है, लास्ट पॉइंट है यूलर्स लाइन। ये यूलर्स लाइन ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। यूलर की रेखा, यूरल की रेखा क्या कहती है? तो देखो जैसे क्या होता है कि हम लोगों ने बहुत सारी बातों को सीखा, तो ऐसे ही यूरल भाई साहब एक दिन बैठे थे और यूरल जो है वो एक दिन बैठ के ऐसे ही सभी बातों को नोटिस कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि कहा चलो कोई आया तो ऑर्थो सेंटर प्रूफ कर दिया, कोई आया तो सरकम सेंटर प्रूफ कर दिया। इन्होंने जब सभी की बातें पढ़ी तो इन्होंने एक नया खोज निकाला, और इन्होंने जो खोज निकाला उसको यहाँ पर भाषा के फॉर्म में दिया गया है, पढ़िए। इन्होंने कहा कि जो सेंट्रोइड है, जो ऑर्थो सेंटर है और सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल आर कोलिनियर and the centroid divide the line joining the ortho center and the circumcenter in ratio 2:1। बहुत इंपॉर्टेंट बात यूलर ने कह डाली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यूलर ने कह डाली। इसको कैसे प्रूफ किया यूलर ने? तो देखो यहाँ पर यूलर ने कहा कि देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल में जरा कहानी समझना है। यहाँ पे अगर ये आपका ट्रायंगल एबीसी है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो पहली बात राइट एंगल ट्रायंगल के ही सारी बातों को जानते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या बनाते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ पर बनाते हैं तीनों मीडियंस को। हमने कहा कि हम यहाँ तीनों मीडियंस को एक बार बना रहे हैं। मीडियंस क्या होती है? जो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटती है। क्लियर है? तो हमने कहा, अरे यार क्यों तबाही कर रहा है। ठीक है, हमने कहा कि हमने इसके तीनों मीडियंस बनाए हैं, ए बी सी हो गया और इसके मीडियन हमारे डी ई और एफ हो गए, ठीक है। जहां पर मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइड, कहलाता है मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे?
कोई परेशानी की बात, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो सभी पॉइंट यहाँ जो मिलते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जहां पर भी हमारे एल्टीट्यूड मिलते हैं तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, गौर से बताओ। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये पॉइंट हमारा हो गया ऑर्थो सेंटर, हो गया, कोई समस्या की बात यहाँ पे, ठीक है। और हमारा सरकम सेंटर कहाँ होता है, तो देखो ये जो तुम्हारा बी एफ है ये क्या है, मीडियन है, सामने सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटता है, और ये भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो आपको पता है जो सरकम सेंटर होता है वो हमारे हाइपोटेनस के बीच में होता है, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया, तो ये वाला पॉइंट हमारा सरकम सेंटर हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, तो सरकम सेंटर। हर एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। बीच वाले को हम कहते हैं सेंट्रोइड, माध्यिका, ठीक है, सॉरी केंद्रक। केंद्रक कौन सा पॉइंट होता है जहां पर माध्यिकाएं मिलती हैं, ठीक है। एफ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है एसी का, और हाइपोटेनस का मिड पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहलाता है, सरकम सेंटर परिकेंद्र कहलाता है। ये जो बी पॉइंट हो गया ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर हो गया यहाँ पे। अब जब यहाँ पर यूलर ने इस लाइन को देखा तो यूलर ने किस लाइन के बारे में बताया था, उसने इस लाइन के बारे में चर्चा की थी, और उसने कहा था कि देखो तुम्हारा अगर ये बी एफ मीडियन है तो बी एफ सेंट्रोइड को किस रेशियो में बांटता है, तो 2:1 में, 2:1 में, ये बात आपको पता है। तो यूलर ने यही बीएफ वाले लाइन को उठाया यहाँ पर, और उसने कहा कि देखो ये तुम्हारी बीएफ की लाइन है, ठीक है, यानी यहाँ पर पॉइंट बी पर तुमको क्या मिलेगा, तो बी पर देखो तो बोलेगा उसने कहा कि यहाँ पर तुमको मिलता है ऑर्थो, ठीक है। बीच में तुमको कौन सा पॉइंट एक आता है, तो तुमको आता है सेंट्रोइड, ठीक है। और यहाँ पर एफ पर कौन सा पॉइंट मिलता है, तो एफ पर तुमको मिलता है सरकम सेंटर। तो यूलर के बात समझ में आई कि कोई भी ट्रायंगल ये सेंट्रोइड जो है वो किस रेशियो में बांटता है, ऑर्थो और सरकम को 2:1 में बांटता है। तो यही बात यूलर ने यहाँ पर लिखी है कि जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को किसी भी ट्रायंगल को किस रेशियो में बांटता है, 2:3 में। ये किस रेशियो में बांटता है, तो 2:1 में, सॉरी 2:1 में बांटता है। ऑफ एनी ट्रायंगल इन द रेशियो 2:1, ठीक है। ये किस अनुपात में बांटता है, 2:1 में। इसीलिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 42। एग्जाम्पल नंबर 42 को देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 42 को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 42 में क्या कहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 42 में क्या कहा है अच्छे से। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं यूलर लाइन के ऊपर, तो इसलिए यूलर का लाइन जो है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूलर का लाइन जो है वो जानना बहुत जरूरी है। तो बनाइए एग्जाम्पल नंबर 42। आपसे क्या कहा गया, देखिए सवाल। एग्जाम्पल नंबर 42 में कहा गया कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल में द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर इज 12, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर। मतलब हमसे कहा गया है कोई बात नहीं, एक ट्रायंगल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ट्रायंगल को बनाएंगे ही नहीं, बस हमें पता है यहाँ पर ऑर्थो होता है, यहाँ पर हमारा सेंट्रोइड होता है, और यहाँ पर हमारा सरकम होता है, ठीक है। इसका अनुपात 2:1 होता है, बस हमें इतना पता है यूलर के रेखा के माध्यम से। सवाल में हमसे कहा गया यहाँ पर, ठीक है, सवाल में हमसे कहा गया सेंट्रोइड और ऑर्थो के बीच की दूरी 12 है। सेंट्रोइड ऑर्थो की दूरी की बीच की दूरी कितना है, 12 है। दो का मान कितना दे रखा है सवाल में, 12। और हमसे क्या पूछा है, ऑर्थो और सरकम के बीच में। ये जो ऑर्थो है और ये जो सरकम है इसके बीच में दो का मान 12 दे रखा है, और हमसे पूरा 3 यूनिट का मान पूछा है। तो आप बोलेंगे सर 2 का मान अगर हमारा 12 सेंटीमीटर है, आपको ऑर्थो और सरकम के बीच की दूरी जाननी है, यानी 3 का मान जानना है। 2 का मान 12, 1 का मान 6, तो 3 का मान कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अगर 2 का मान 12 है तो 1 का मान 6 होगा, तो पूरा का पूरा 3 का मान कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। केंद्रक और लंब केंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी 12 दे रखी है। लंब केंद्र और यहाँ पर परिकेंद्र के बीच की दूरी पूछी है, तो हम यहाँ बता पाएंगे। ठीक है, चलिए। और जो लास्ट पॉइंट है जिसमें इस बार के सीजल 2020 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, वो यही पॉइंट था। सीजल 2020 में भी पूछा गया और सीएचएसएल के भी 2020 में। तो इस पॉइंट को देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट। एक नोट आपके लिए मैंने यहाँ लिखवाया है, ये नोट भी ध्यान रखना है, जो आपको लास्ट सेंटर ऑफ ट्रायंगल में जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नोट में आपको ये कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ एनी ट्रायंगल। डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा यहाँ पर क्या,
राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में आपने क्या पढ़ा कि इन सेंटर कहाँ होता है, तो बीच में होता है, ठीक है। और सरकम सेंटर कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर। तो ये जो दो ट्रायंगल के बीच की दूरी जो हो जाती है ना, जो आई और सी के बीच की जो दूरी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस 2RR। जैसे आपका एग्जामिनर क्वेश्चन क्या दिया था वो देखो, उसने कहा देखो तुम जानते हो एक ट्रायंगल है एबीसी, तो आपने कहा हाँ हम जानते हैं एक त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी का एक इन सेंटर होगा, इन सेंटर कौन सा पॉइंट है वो तो पता है ना, जहां पर कौन समद्विभाजक मिलते हैं, तो बोलोगे हाँ सर यहां पर मान लीजिए कि इन सेंटर होगा। उसी तरीके से उसने आपको ये भी कहा कि इसका एक सरकम सेंटर भी होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, तो सरकम सेंटर वो वाला पॉइंट होता है जहां पर सभी के सभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर के मिलने की वजह से ये आपके जो है, ठीक है, तो ये बनेगा आपका। तो आपका एग्जामिनर बोलता है कि ठीक है तुम इस इन सेंटर और यहाँ पर सरकम सेंटर के बीच की दूरी यानी ये डिस्टेंस का मान बताओ। अब अगर मैं इसको प्रूफ करने पे आया प्रूफ कर दूंगा, लेकिन 5 मिनट खराब होंगे, फायदा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आई और सी के बीच की जो दूरी है वो है हमारा आर स्क्वायर माइनस 2RR। अब बोलोगे सर यहाँ पर ये आर स्क्वायर माइनस 2RR लिखा है तो है क्या, क्या आपको कैपिटल आर किसको कहते हैं बताओ। कैपिटल आर का मतलब होता है सरकम रेडियस और स्मॉल आर का मतलब होता है इन रेडियस। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया बताओ। सरकम रेडियस वो पॉइंट होती है, सरकम रेडियस वो पॉइंट होती है जो इन सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक जाती है, और इन रेडियस वो पॉइंट होती है जो इन सेंटर से साइड तक जाती है। ठीक, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो सवाल देख लीजिए, आपके पेपर में इस साल पूछा गया था कि सरकम रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है, इन रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर है, और आपसे बोला है सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी को ज्ञात करिए। What is the distance between circum center and in center? तो आपने कहा बहुत अच्छा बात है सर, हमें डिस्टेंस बताना है सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच में, और उसके लिए हमें फॉर्मूला याद ही है आर स्क्वायर माइनस 2RR, आर स्क्वायर माइनस 2RR। तो बताइए यहाँ सरकम रेडियस आपको कितना दे रखा है, तो 6, तो बोलेंगे सर 6 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 6, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, तो 2 यहाँ पे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 36, और 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, 36 में से 24 गया तो 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4√3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2√3 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको सरकम रेडियस दे देगा, इन रेडियस दे देगा, और डिस्टेंस पूछता रहेगा अलग अलग वैल्यूज पे। तो ये जो लास्ट पॉइंट था ये हमें ध्यान रखना था। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग जो हैं लगाएंगे नेक्स्ट क्लास से, इस बात को ध्यान रखें। मुझे लगता है 2 से 3 क्लास में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो एक्सरसाइज में बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैं स्किप भी करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक ही सवाल 4 बार 5 बार आ रहा है तो उसके लिए आप सक्षम हैं करने को। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप सभी थ्योरी के जितने पोर्शंस हैं, पेज नंबर में आपको शीट के बता दूं, तो आपको ये सभी पेजेस जो हैं वो रिवाइज करके आने। एक्सरसाइज के पहले जितनी चीजें दी गई हैं एग्जाम्पल के साथ, हर पॉइंट को आप रिवाइज करके आएंगे तो एक्सरसाइज में आप धूम मचाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। नहीं तो एक्सरसाइज में आप धूम नहीं मचा पाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ खास सवाल है नहीं, वहीं प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको जो है पूरा का पूरा पढ़कर आना है पहले का, तभी एक्सरसाइज में मजा आएगा आपको। ध्यान रहेगा भाई, ठीक है। चलिए बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। लव यू ऑल, ध्यान रखें, खुश रखें, मस्त रहें। ठीक है।